साथ आई थिंक पेरेंट्स के कुछ और कंसर्न भी है कि बच्चों का जो रूटीन है वो बहुत हद तक खराब हो चुका है। क्योंकि पहले बच्चे टाइम पे उठते थे, भले ही हम उनके पीछे पढ़ पढ़ कर उठाते थे, लेकिन उठते जरूर थे। फिर वो स्कूल टाइम में जाते थे, बस मिस नहीं करते थे, और कहीं पर उनका एक रूटीन बना हुआ होता था। आजकल ब्रेकफास्ट बच्चे 10-10:30 से पहले खाते ही नहीं है। फिर उनका लंच 3-3:30 बज जाता है, और फिर डिनर और लेट हो जाता है। बच्चे सोते लेट से हैं क्योंकि सब घर पे हैं, और घर पे रहने के कारण जो है उनका जो रूटीन है पूरी तरह से डिलेड हो जाता है। और आज जैसे आप ठंड की मैं बात कर रही हूँ, बच्चे उठकर वही शर्ट पहन लेते हैं या फिर अपना यूनिफॉर्म पहनते हैं। अगर नहीं पहनना है तो वैसे ही अपने बेड पे बैठ जाते हैं। तो आई थिंक कहीं पर उनका जो रूटीन है वो बदलाव आया है उस रूटीन में, और पेरेंट्स का सबसे बड़ा कंसर्न ये रहा है। साथ ही साथ बच्चों का ऑनलाइन क्लासेस डेफिनेटली एक बड़ा कंसर्न है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों में हमने देखा है जो राइटिंग की प्रैक्टिस है वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो अपना पूरा काम कर नहीं रहे हैं। तो कहीं पर ऑनलाइन क्लासेस भी बच्चों एक बहुत बड़ी समस्या पेरेंट्स के लिए उभर कर आई है। वो सारे बच्चों के लिए जो कि अपने एग्जाम्स जो हैं वो ऑनलाइन दे रहे हैं, जहां पेरेंटल सपोर्ट रहता है, पेरेंटल हेल्प भी बहुत रहता है। यानी कहीं पर मैं ये नहीं कहूंगी कि पेरेंट्स जानबूझ के करते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चे को हेल्प कर देते हैं। और अपने वो बोलते हैं ना, हम अपने मजबूर हो जाते हैं बच्चों को बताने के लिए। कहीं पे अगर कोई स्पेलिंग गलत है तो हम गलत ठीक कर देते हैं। मैं ये ब्लेम नहीं कर रही हूँ, मैं अगेन आई एम सेइंग एज ए मदर आई थिंक मैं भी यही सब कुछ करती हूँ। तो कहीं पर ऑनलाइन क्लासेस जो हैं एक बड़ा चैलेंज हम लोगों के पास आया हुआ है एज ए पेरेंट्स। हमें अब बच्चों की जो है नोटबुक्स के पर ज्यादा ध्यान देना पड़ता था जो टीचर्स पहले करती थी। साथ ही साथ जो है अगर आज आप देखें तो बहुत सारे जो बच्चे हैं वो जो पेरेंट्स के कंट्रोल में नहीं है, जो पेरेंट्स की बात नहीं सुनते थे पहले से, जो टीचर्स की बात सुनते थे, अब वो तो बिल्कुल ही नहीं मानते हैं, अपना रूटीन खत्म नहीं करते हैं, अपना जो क्लास में वर्क होता है उसको कंप्लीट नहीं करते हैं, उसको अपलोड नहीं करते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स इन चीजों को भी नहीं जानते हैं। तो आई थिंक समवेयर दे आर डिपेंडेंट। ऑनलाइन क्लासेस में कुछ और दिक्कतें भी हैं, जैसे कि बच्चे बोलते हैं ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, लेकिन कोई और चीजें देखने लग जाते हैं, कहीं और गुम हो जाते हैं, गेम्स खेलने लग जाते हैं साइड बाय साइड, और आप उनको मना नहीं कर पाते हैं क्योंकि आप कितना मॉनिटरिंग करोगे। और अगर एक से ज्यादा बच्चे हैं तो और मुश्किल है, और जो काम काज करते हैं, जो पेरेंट्स बाहर जाते हैं, उनके लिए मॉनिटरिंग बहुत ही मुश्किल हो जाता है। सो आई एम एबल टू अंडरस्टैंड कि ऑनलाइन क्लासेस में बहुत सारी दिक्कतें हैं, ना सिर्फ पेरेंट्स के लिए, आई थिंक फॉर टीचर्स ऑल्सो, क्योंकि टीचर्स भी बहुत सारे चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं। साथ ही साथ अनहेल्दी फूड हैबिट्स, यस, बहुत सारा ऑर्डरिंग फ्रॉम आउटसाइड, या फिर घर पे ही रहते हैं तो मन ललचाता है कुछ कुछ खाने के लिए, अनहेल्दी खाने लग गए हैं। जैसे मैंने कहा था पहले भी कि हमारा जो हेल्थ है इस समय आइदर वी आर बिकमिंग वेरी वीक कोविड के कारण। कोविड होने से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वीक हो गए हैं, या फिर हम ओबेसिटी ले रहे हैं, यानी हम बहुत हेल्दी हो रहे हैं, राइट। सो ये दोनों हेल्थ कंसर्न्स है बिकॉज ऑफ द फूड हैबिट्स, जिसके कारण जो है हम फूड का रूटीन भी नहीं होता है, और जो अनहेल्दी फूड हम खाने की कोशिश कर रहे हैं, तले हुए चीजें जो खाने की कोशिश कर रहे हैं, ये सारे जो कंसर्न्स हैं, आई एम श्योर एज ए पेरेंट जो आप यहाँ पे बैठे हुए हैं जितने भी फेस कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा जो है कुछ पेरेंट्स में कुछ फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स भी हैं, क्योंकि अगर नौकरी है चली जाएगी, कैसा होगा, कौन से सिचुएशंस आएंगे, जो पेरेंट्स अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, स्पेशली जैसे कि प्राइवेट जॉब्स करते हैं, या फिर लेबर्स का काम करते हैं, या फिर ड्राइवर्स हैं, या फिर कोई भी इसी तरह का काम जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, उनका जो फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा हैं। और हमेशा एक ऐसा माहौल बना हुआ है जहां पर कि हम एज ए पेरेंट्स जो हैं अपने फ्यूचर की बातें बहुत सोचते हैं, उसके बारे में बहुत डिस्कशन होता है, हर चीज को हम बचा कर रखना चाहते हैं। साथ ही साथ एक ऐसा माहौल बन जाता है, ना चाहकर भी, मतलब हम नहीं चाहते हैं लेकिन फिर भी एक ऐसा माहौल बन जाता है
जो कि हमें चिंतित करने लगता है, हमें चिंताजनक करके बच्चों के सामने प्रेजेंट करता है। और ये जो स्ट्रेस हम में है, हम कहीं पर अननोइंगली, मतलब चाह कर नहीं बट अननोइंगली शायद हम अपने बच्चों की तरफ हैं, तो वो जो है अपने आसपास का जो दुनिया है उससे बहुत कंसर्न है। दे आर हैविंग सर्टन एबिलिटीज और उनका एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। अगर 6 साल से कम उम्र का बच्चा है उसका अंडरस्टैंडिंग अलग है, 6 से 10 साल के बच्चे हैं अंडरस्टैंडिंग अलग है, जो बच्चे 11 से 18 साल के हैं उनका अंडरस्टैंडिंग अलग है, राइट। सो हर बच्चे के अपने उम्र के हिसाब से उनका अंडरस्टैंडिंग होता है। और बहुत बार दे को कंस्ट्रक्ट बाय द वेज देयर पेरेंट्स एंड एल्डर्स टॉक। बच्चे जो हैं बहुत ज्यादा अपना विचार बनाते हैं जैसे उनके बड़े बात करते हैं। कई बार ऐसा लगता भी है हमें कि हमारे बच्चे जो हैं हमारी तरह ज्यादा बात करते हैं, क्योंकि पेरेंट्स जो हैं वो रोल मॉडल्स जैसे होते हैं। सो ये बहुत जरूरी है कि हम बच्चों को जो है बहुत वाइजली उनको समझाएं और ये बताएं कि कैसे वो अपने आप को सेफ और हैप्पी रख सकते हैं। और इसीलिए भी शायद हम ये सेशन करना चाहते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चों को सिर्फ बेसिक इंफॉर्मेशन दीजिए, बहुत ज्यादा जो है बच्चों को बहुत सारी चीजें बताने की जरूरत नहीं है। कई बार हम देखते हैं घर में अगर हम पहुंचे तो टीवी चलती रहती है, न्यूज चलता है, जब बड़े लोग देखते हैं और हर तरह का न्यूज देखते रहते हैं जो कोविड से रिलेटेड है। ऑफ कोर्स मैं समझ सकती हूँ कि आपका कंसर्न है, कि आप जानना चाहते हैं कि क्या हो रहा है, और जानना जरूरी है। लेकिन शायद एक आधा घंटा बहुत ज्यादा जरूरी है जहां पे आप कंस्पेक देखें और उसको समझें और बंद कर दें। पूरा दिन भर ब्रेकिंग न्यूज, इतने केसेस बढ़ गए, वो हो गया, ये हो गया। आई थिंक कहीं पर बच्चों का इस पर बहुत इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि बच्चे जो हैं, क्योंकि उनमें क्यूरियोसिटी होती है, वो सडनली जो है ये चीजों को बहुत ज्यादा लेने की कोशिश करते हैं, जो बच्चों में एक स्ट्रेस और एक एंजाइटी जो है उनमें डेवलप करती है। देखिए, जब हम उनकी दुनिया की बात भी कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि अलग अलग तरीके का बच्चा है, अलग तरीके से चीजें बच्चे समझते हैं, तो हमारे जो थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं, जो व्यवहार है हमारा, ये बच्चों पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है। बहुत सारे पेरेंट्स हमसे ये आके कहने लगे हैं कि कोविड के दौरान जो है इसका जो व्यवहार है उस व्यवहार में थोड़ा बदलाव आया है। जैसे कि बच्चे बहुत ज्यादा माँ बाप से चिपके रहते हैं, या फिर बहुत छोटे छोटे चीजों पे रोने लग जाते हैं, क्रैंकी हो जाते हैं, या फिर हमेशा दुखी रहते हैं, या फिर बहुत ज्यादा एंग्शियस या वरिड हो जाते हैं, राइट। और इसके कारण वो किस तरह का बिहेवियर दिखा रहे हैं, या तो वो बहुत ज्यादा विड्रॉ हो जा रहे हैं, क्योंकि उनके दोस्तों के साथ तो ऑफकोर्स उनका कोई भी कांटेक्ट रहा ही नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ घर पे ही रह रहे हैं, या फिर जब ऑनलाइन में बच्चों को देख लिया तो उनमें जो है एक विड्रॉइंग सिम्टम रह गया है। बहुत छोटे छोटे गुस्से में चीजों में जो है गुस्सा करते हैं, बहुत ज्यादा एजिटेटेड हो रहे हैं, और इसके कारण जो है उनमें कुछ चीजों में रिग्रेशन भी आया हुआ है। जैसे कि कुछ पेरेंट्स के साथ हमने ये सुना कि बच्चे जो हैं वो जो हैं पहले अपने बाथरूम वगैरह के लिए बताता था, पता नहीं आजकल वो बिस्तर गीला करने लग गया है। आई थिंक कहीं पर बच्चे जो ये मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनमें एक इमोशनली जो भावनाएं हैं, जो मानसिकता है उनमें, वो ठीक से आप एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं, समझा नहीं पा रहे हैं। बहुत बार बच्चे जो हैं आपसे बताएंगे कि उनके सर में दर्द हो रहा है, बॉडी में पेन हो रहा है, बहुत बार शायद नहीं भी हो रहा होता है, लेकिन उनको ऐसा लगता है। उनका जो है इंटरेस्ट, जो एक्टिविटीज पहले वो एंजॉय कर रहे थे, वो एक्टिविटीज से उनका इंटरेस्ट चला गया एकदम से, वो अब नहीं चाहते हैं कि वो चीजें करें। उनका जो ईटिंग एंड स्लीपिंग हैबिट्स हैं वो हेल्दी नहीं है, और हमेशा जो टीनेजर्स, स्पेशली जो एडोलेसेंट स्टेज के बच्चे हैं, वो एक अलग तरह का व्यवहार अपने साथ लेके चल रहे हैं। यानी आपको समझ ही नहीं आता है कि बच्चा इस तरह से क्यों रिएक्ट कर रहा है।
इस तरह के जो बिहेवियर्स हैं हमें बच्चों में देखने को मिले हैं कोविड के दौरान। और कई बार हमें ऐसा लगता है कि पहले तो मेरा बच्चा ऐसा नहीं था, पता नहीं अब क्यों ऐसा होने लगा है। तो इन्हें हम कहते हैं साइको सोशल प्रॉब्लम्स। सोशल प्रॉब्लम्स क्यों होते हैं, इसलिए मैंने कहा पेरेंट्स के लिए जरूरी है, क्योंकि कई बार ऐसा है कि जब हम अब चार दीवारों के अंदर रह रहे हैं, बहुत बार ऐसा हो रहा है कि पेरेंट्स भी जो हैं, ऐसे पेरेंट्स जो पहले से ड्रग्स या अल्कोहल कंज्यूम करते थे, स्मोकिंग करते थे, वो अब और ज्यादा हो गई है, क्योंकि वो घर पे रहने लग गए हैं। तो एक रेस्टलेसनेस है, क्योंकि पहले बाहर घूमते थे तो एक अलग ओरिएंटेशन मिलता था। तो ऐसे सारे पेरेंट्स जो कि पहले स्मोकिंग या अल्कोहल करते थे, अब उनमें और इंक्रीज हो गया, जो बच्चों पर इम्पैक्ट कर रहा है। पेरेंट्स का खुद का मेंटल हेल्थ, क्योंकि दो पेरेंट्स एक साथ रहने लगे हैं। बिलीव मी, हमारे स्टैटिस्टिक्स ये बताते हैं कि इस कोविड के दौरान जब लॉकडाउन हुआ, उसके बाद में भी जब रिस्ट्रिक्शंस लगे, सबसे ज्यादा घर में डोमेस्टिक वायलेंस होने लगा, यानी मारपीट। जो वाइफ है हस्बैंड को, हस्बैंड वाइफ को, तू मैं करना, वर्बल अब्यूज बहुत ज्यादा बढ़ के निकल के आया है। तो कहीं पर हम एक दूसरे को देख देख कर भी, वाइफ एंड हस्बैंड एक दूसरे को देख देख कर भी शायद कहीं पर फटीग आ रहा है हम लोगों में, और एक दूसरे को टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं। फैमिली रिलेशनशिप्स ठीक नहीं है। एक टाइप ऑफ क्रिमिनलिटी भी देखने को मिला है बच्चों में, एक और बड़ों में भी, बहुत सारा चाइल्ड अब्यूज जो है बहुत ज्यादा निकल कर आया है ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर पीरियड। और ये कौन से फैमिलीज में ज्यादा देखने को जा रहा है? ऐसे फैमिलीज में जहां पे सिंगल पेरेंट्स हैं, ऐसे फैमिलीज जहां पे 18 साल से कम उम्र में शादी हो गई और बहुत जल्दी वो लोग माँ बाप बन गए हैं, ऐसे पेरेंट्स में जहां पर कि उनका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है पेरेंट्स का वो कम है, ऐसे पेरेंट्स के पास जिनके पास बहुत बच्चे हैं और वो उनकी देखभाल नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे पेरेंट्स के पास जिनके बच्चे जो हैं कुछ डिसेबल्ड हैं, भले ही फिजिकल हो, मेंटल डिसेबल्ड हो, मेंटली रिटार्डेड हो, या फिर स्पीच प्रॉब्लम्स हो, लैंग्वेज प्रॉब्लम्स हो। सो आई थिंक ऐसे सारे प्रॉब्लम्स के साथ जो हैं बच्चों में जो हैं दिक्कतें देखने को मिल रही हैं। जी, कोई कुछ कह रहा है? ओके, सो ये सारे जो दिक्कतें हैं हम जो हैं बच्चों में, ऐसे पेरेंट्स के पास जो हैं ऐसे डिफिकल्टीज हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि सिर्फ ऐसे पेरेंट्स के पास, आई थिंक हर पेरेंट जो आज है ऐसे स्थिति से गुजर रहा है, और जो मैं कह रही हूं वो मैं कुछ नया नहीं कह रही हूं। तो इन सब कारणों से बच्चा आपको क्या क्या एग्जिबिट करता है, अभी कुछ पिक्चर्स दिखाऊंगी आपको। बच्चा हमें कुछ कहने की कोशिश कर रहा है, तो उस कोशिश को ही हमें समझना बहुत जरूरी है। देखिए, सबसे पहला पिक्चर अगर आप देखें, यहां पे लिखा है इफ योर चाइल्ड इज लाइंग, अगर आपका बच्चा झूठ बोलता है, इसका मतलब ये है कि यू आर ओवर रिएक्टेड टू हिज मिस्टेक्स इन द पास्ट। पहले जब भी बच्चे ने कोई गलती की तो आपने बहुत ओवर रिएक्ट किया है, यानी गलती हर बच्चे करते हैं, झूठ बोलते भी हैं बच्चे, लेकिन अगर उस गलती को जो उसने बच्चे ने जो झूठ बोला है उसको अगर आप ओवर रिएक्ट करते हैं, तो ये जो बिहेवियर है बच्चे का झूठ बोलने का, या फिर बच्चे का जो है सहम के रहने का, या बार बार झूठ बोल के आपको पलटाने का, इसका कारण मेनली ये है कि आप चीजों को ओवर रिएक्ट करते हैं। तो मैं यही कहूंगी, पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज चीजों पे ओवर रिएक्ट मत करिए, रिएक्ट जरूर करिए। बच्चे को बताइए कि आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन बार बार ये मत बोलिए कि आपने पहले भी झूठ बोला था, कितने बार झूठ बोलते हो। सो इस तरह के जो चीजें हैं, बार बार ओवर रिएक्शन मत करिए, बच्चे को पनिश मत करिए। बच्चे को सिर्फ बताइए कि बेटा जो हुआ है वो गलत है, और इस तरह का जो झूठ है अगले बार नहीं होना चाहिए। सो ये सिंपल लैंग्वेज में हमें बताना चाहिए। लेकिन अगर हम बहुत चिल्लाते हैं, पहले बार अगर बच्चा जब झूठ बोलता है, तो बच्चा जो है उस ओवर रिएक्शन को, आपके जो ओवर एक्टिविटी है, मतलब हर चीज में आप इतना ज्यादा डोमिनेंट हो जाते हो, इसके कारण जो है बच्चा झूठ बोलने लग जाता है। अब अगर सेकेंड पिक्चर में देखिए, इफ द चाइल्ड बिहेव्स रूडली, अगर बच्चा जो है बहुत रूडली, बदतमीजी से बिहेव करता है,
तो इट इज अ लर्न्ड बिहेवियर फ्रॉम पेरेंट्स। पेरेंट्स के साथ वो सीखता है, क्योंकि एज ए पेरेंट शायद हम जो हैं घर पे वाइफ एंड हस्बैंड या मदर इन लॉ डॉटर इन लॉ या फिर फादर इन लॉ सन, जो रिलेशनशिप्स हैं उसमें हम भी जो है बहुत बदतमीजी से बात करते हैं। देखिए बच्चा जब पैदा होता है तो बात ही नहीं कर सकता है, बात तो सीखता है बाद में। तो बच्चा क्या सीख रहा है कि मेरे सामने जैसे बदतमीजी से पेश आते हैं मैं भी उसी तरह से करूं। इसलिए कहते हैं घर का माहौल बहुत जरूरी है। पेरेंट्स बनना इतना आसान नहीं है। लोग सोचते हैं कि पेरेंट्स बनना बहुत आसान है, लेकिन मुझे लगता है पेरेंट्स बनना बहुत आसान नहीं है, क्योंकि कहीं पर हमारा जो व्यवहार है हम बच्चों की तरफ फेंकते हैं। जो सारे पेरेंट्स मुझे बताते हैं कि मेरे बच्चे बहुत रूडली बात करते हैं, उनका जो बात करने का तरीका है बहुत बदतमीज है, कहीं पर वो बदतमीजी जो है वो हमसे ही सीखते हैं, ये हम कहीं पर जानने में चूक जाते हैं। तो अपनी तरफ देखना बहुत बहुत जरूरी है। और बिलीव मी, आज मैं जो बता रही हूँ सिर्फ मैं आपके लिए बता रही हूँ, इसलिए मैंने कहा आज पेरेंट्स का अटेंड करना बहुत जरूरी है। आगे देखिए, तीसरे पिक्चर में मैं ये बता रही हूँ कि इफ यूर चाइल्ड इज सीक्रेटिव, आपका जो बच्चा है आपसे सीक्रेट रखता है, दैट मीन्स इसका कारण ये है कि बहुत बार ऐसा हुआ है कि जब भी बच्चे ने आके अपना कोई भी सीक्रेट थिंग आपसे बताया है तो आपने एकदम उसको बहुत बदतमीजी से जो है उसको रूल किया है, डोमिनेट किया है, ब्लो किया है। उसके छोटे से बात को जो है आपने बहुत बड़ा करके बहुत लोगों को बताया है। तो उसका जो सीक्रेट है वो कभी भी सीक्रेट नहीं बन के रहा है, राइट। मैंने अक्सर देखा है बहुत बार, पेरेंट्स जब घर पे कोई गेस्ट आते हैं या फिर आपके दादा दादी आते हैं, नाना नानी आते हैं, तो अगर वो प्यार से आपके बच्चे से बात करते हैं, प्यार से उसको अपने पास लेते हैं, तो आप ऐसे पेरेंट्स इमीडिएटली बोलते हो, हाँ ये तो देखने में बहुत प्यारा है, लेकिन इसकी जो बदमाशियां हैं, इसकी जो बदतमीजी है, ये तो इसके शक्ल पे दिखती नहीं है, आपको पता ही नहीं है इसके बारे में। यानी जब बच्चा को कुछ अच्छा मिलने वाला होता है, हम उस समय जो है अपने बारे में उसके बारे में कंप्लेन करने लगते हैं और बच्चे की जो है पूरी इज्जत को हम उसको क्रिटिसाइज करते हैं। तो आई थिंक कहीं पर ये इम्पोर्टेंट है, बच्चा इसीलिए जो है अपने दोस्तों के पास सीक्रेट रखता है, लेकिन वो पेरेंट्स के पास सीक्रेट नहीं रखता है। तो बहुत जरूरी है कि हम इसको ब्रेक करें, बच्चों के बारे में सुने, स्पेशली आज के समय में जहां पर बच्चा जो है बाहर नहीं जा सकता है, बच्चा जो है बाहर जाकर दोस्तों के साथ अपने मन की बात शेयर नहीं कर सकता है, तो इट इज ओनली पेरेंट्स। तो कहीं पर आपका जो एटीट्यूड है बच्चे की तरफ, आपका जो डोमिनेंस है, जो कंट्रोल है, वो बैलेंस्ड होना चाहिए, वो बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं होना चाहिए। एट द सेम टाइम मैं ये भी कहूंगी कि वो सारे बच्चे, अगर आप फोर्थ पिक्चर देखें, मैं ये बता रही हूँ कि आपके वो बच्चे जो कोवर्ड है, कोवर्ड यानी जो कि बहुत बुजदिल टाइप के हैं, जो बहुत सहमे से रहते हैं, जो पैसिव हैं, बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, एक्टिवेट नहीं करते हैं, अपने आप को किसी इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, इट इज बिकॉज यू हेल्प देम टू क्विकली, क्योंकि आप उन्हें कोई भी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड ही नहीं करते हो। बच्चा शर्ट पहनने से पहले ही बच्चे ने एक हाथ डाला, आप फटाफट गए, दूसरे हाथ डाला, आपने बटन लगवा दिए। आप बच्चे को एक मौका देते ही नहीं हो कुछ भी करने के लिए। हाँ, जब बच्चा पहले एक बार खाने लगेगा, पहले बार डालने लगेगा, कुछ करेगा, गंदगी तो फैलाएगा, वो यहाँ वहां फेंकेगा कुछ चीजें, इनडिसिप्लिन बच्चा रहता है, धीरे धीरे करके वो सीखता है। लेकिन अगर हर चीज अगर आप खुद सॉल्व कर देते हैं, बच्चा पूछने से पहले ही, बहुत सारे पेरेंट्स मुझसे आके बोलते हैं कि मैम ये आप पता नहीं इसको भूख लगता ही नहीं है, कभी पूछता ही नहीं है भूख लग रहा है, क्योंकि आप उसे मौका ही नहीं देते हो, आप टाइम टाइम पे सब कुछ दे देते हो। तो बच्चे को भूख लगने वाली जो बात है वो आपके साथ शेयर करता ही नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि आप समय पे उसको सब कुछ देने ही वाले हो। तो बच्चे को प्लीज उसके सामने जो ऑब्स्टिकल्स आते हैं, बच्चे के जिंदगी में जितने भी चीजें सामने आने वाली हैं, उस चैलेंज के साथ बच्चे को ही डील करना है। तो इसीलिए बच्चे को इतना बुज़दिल मत बनाइए, कोवर्ड मत बनाइए, उनको एक मौका जरूर दीजिए कि बच्चा जो है भले ही गलत करे, भले ही सही करे, भले अच्छा करे, बुरा करे, बच्चे को मौका देना बहुत बहुत जरूरी है। और हम पेरेंट्स की ये बहुत ये अंडरस्टैंडिंग है कि कुछ गलत हो जाएगा, हम कैसे बच्चों को ओवर प्रोटेक्टिव करने लग जाते हैं। तो इस ओवर प्रोटेक्टिव को थोड़ा सा आपको कम करना है।
मेरा अगला पिक्चर ये बता रहा है कि अगर आपका बच्चा आपके फीलिंग्स को रेस्पेक्ट नहीं करता है, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स अगेन बोलते हैं कि हमारे फीलिंग्स को रेस्पेक्ट नहीं करता है, हमको कुछ मानता ही नहीं है हमारा बच्चा, राइट? द रीजन माइट बी दैट यू ऑलवेज ऑर्डर देम। आप कारण ये हो सकता है कि आप हमेशा ऑर्डर करते हो, नॉट गिविंग इम्पोर्टेंस टू देयर फीलिंग्स। उनके जो भावनाएं हैं, उनके जो फीलिंग्स हैं, उसको आप इम्पोर्टेंस नहीं देते हो। कितने बार ऐसा होता है आपके घर में कि आप सब एक साथ बैठे हो और ये चर्चा कर रहे हो कि हमारी सैलरी इतनी है और इसमें से हम इतना जो है इस चीज के लिए खर्च करेंगे, इतना इस चीज के लिए खर्च करेंगे। हम कभी भी अपने बच्चों को अपनी जो आमदनी है, हम जितना कमाते हैं उसके बारे में शेयर ही नहीं करते हैं। इसीलिए बच्चा जो है कई बार हमने देखा है कि बच्चा जो है डिमांडिंग हो जाता है। वो अपने जो हैसियत है उससे ज्यादा चीजें मांगने लग जाता है, फिर पेरेंट्स उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो मैं ये कहूंगी कि अगर बच्चा आपके फीलिंग्स को रेस्पेक्ट नहीं कर रहा है तो ये समझना जरूरी है पेरेंट्स को कि कहीं पर आप भी बच्चे के फीलिंग्स को रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हो। बच्चे के फीलिंग्स को, बच्चे के भावनाओं को प्लीज महत्व दीजिए। भले ही बहुत बचकानी बातें बच्चा कर रहा है, बहुत ऐसे चीजें आपको बता रहा है जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन बच्चे के फीलिंग्स को, बच्चे का जो उसका थॉट है। माधुरी, can you please mute them? Madhuri, Yes, can you ma'am. mute them? Yes, ma'am. Okay, give me another 5 minutes. I'm finishing it. Okay. Okay. तो अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जो अपने भावनाओं को, अपने फीलिंग्स को शेयर नहीं करते हैं, इसीलिए भी क्योंकि आप बच्चों को सुनते नहीं हैं, ये बहुत जरूरी है। अगला मेरा पिक्चर ये बता रहा है कि अगर आपका बच्चा बहुत गुस्सा करता है, बहुत जल्दी गुस्सा आता है, उसको गुस्सा क्यों आता है? कारण ये हो सकता है कि आपने कभी भी उसको शाबाशी नहीं दी है। कोई भी बच्चा काम करता है, क्योंकि हम पेरेंट्स का ये एक हमेशा ये रहता है कि हम हर चीज में बच्चे के नुक्स निकालते हैं। तो मुझे ये लगता है कि ऐसे पेरेंट्स जो बच्चों को शाबाशी नहीं देते हैं, अप्रिशिएट नहीं करते हैं, प्रेज नहीं करते हैं, वो अटेंशन पाने के लिए, पेरेंट्स के अटेंशन पाने के लिए वो गलत चीज करने लग जाते हैं। तो बहुत जरूरी है, जब बच्चा आपके साथ मिसबिहेव कर रहा है तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप बच्चे के छोटे छोटे चीजों को प्रेज करने लग जाइए, शाबाशी देने लग जाइए। जैसे बच्चा जो है रोज 8 बजे उठ रहा है, लेकिन आज 7:30 बजे उठ गया, तो आप बोलोगे अरे क्या बात है, आज 7:30 बजे आप उठ गए, मुझे बहुत अच्छा लगा, वेरी गुड। क्या हम में से कोई पेरेंट्स ऐसे बोलते हैं? हम ऐसे नहीं बोलते हैं। हम बोलते हैं ठीक है, आधा घंटा पहले उठ गया, क्या तूने बड़ा पेड़ उखाड़ लिया, कौन सी बड़ी काम कर दी तूने, आधा घंटा तो उठाए, फिर भी तो लेट तो हुआ है तू किसी भी तरह से। तो हम हमेशा नेगेटिव सोचते हैं, हम पॉजिटिव तरीके से नहीं सोचते हैं। तो शायद जो बच्चा 7:30 बजे उठा है, कल 7 बजे उठने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो आप जो हैं उसको शाबाशी दे रहे हैं, आप उसको मोटिवेट कर रहे हैं, आप उसको एनकरेज कर रहे हैं। तो बच्चा जो मिसबिहेव करता है, मैं उन पेरेंट्स से यही सजेस्ट करूंगी, जो बच्चा एंग्री करता है, जो गुस्सा करता है, मैं पेरेंट्स को यही कहूंगी कि बच्चे के जो छोटे छोटे अच्छी चीजें जो बच्चा करता है उसको अप्रिशिएट करने की जरूर कोशिश करिए। यहाँ पर जो एक और पिक्चर जो मैं दिखा रही हूँ, इसमें मैंने ये कहा कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जो इंटेंशनली आपको आकर डिस्टर्ब करते हैं, मतलब स्पेशली जो आज पेरेंट्स घर से काम कर रहे हैं, बार बार आके आपको डिस्टर्ब करते हैं। तो ये इसलिए हो सकता है क्योंकि आप फिजिकली अफेक्शनेट नहीं हो। फिजिकली अफेक्शनेट नहीं हो यानी बच्चे को कभी भी हक करना, उसके पीठ के पीछे थपथपाना फिजिकली, ऐसे चीजें हम नहीं करते हैं। तो कोई बच्चा आकर आपको इंटेंशनली अगर तंग कर रहा है आपका बच्चा, तो आकर उसको बोलना आजा बेटा एक जप्पी पाले तू, आजा मैं तुझे एक हक दे देता हूँ। तो ऐसे काम करोगे तो बच्चे का जो अफेक्शन है वो आपकी तरफ बढ़ेगा और आप जो कहना चाहेंगे बच्चा वो समझने की कोशिश करेगा। तो छोटी छोटी चीजें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, बच्चा इस तरह से जो है अपने रिएक्शंस को दिखाता है। अगर ऐसा कोई बच्चा है जो बहुत जेलस फील करता है अगर आप किसी और की बात करते हैं, इवन उसकी भाई बहन की बात करते हैं, तो बच्चा जेलस फील करता है। ये इसीलिए करता है क्योंकि आप एक बच्चे को दूसरे बच्चे के साथ कंपेयर करते हो। तो प्लीज कंपेयर मत करिएगा, क्योंकि कोई भी ये इंसान नहीं चाहेगा कि हमारी जो कंपैरिजन है वो दूसरों
के साथ हो सके, राइट। मैं भी नहीं चाहूंगी कि मुझे माधवी के साथ कंपेयर करें, माधवी बिल्कुल नहीं चाहेगी कि उसको मेरे साथ कंपेयर करें, क्योंकि हम दोनों अलग शख्सियत हैं, हमें अलग अलग चीजें हैं, जो हमारी अलग पर्सनालिटी है। और मैं चाहूंगी कि मुझे जो शाबाशी मिले, मेरे अपने जो कमजोरियां हैं, मेरे जो अच्छाइयां हैं, उसको लेकर जो है आप अपना जजमेंट बनाएं। लेकिन मेरे साथ दूसरे को कंपेयर करके वो इतना कर सकते हैं, आप क्यों नहीं कर सकते हो, क्योंकि मेरे में अलग पोटेंशियल्स हैं। तो इसी तरह हर बच्चा जो है वो अलग होता है। हमारा बच्चा जो है दूसरे के बच्चों से कोई कंपैरेबल नहीं है। मेरा बड़ा बच्चा दूसरे बच्चे के साथ भी कंपैरेबल नहीं है, क्योंकि बहुत बार हम बोलते हैं देखो आपकी दीदी ऐसे कर रही है, आप क्यों नहीं ऐसे कर रहे हो। क्योंकि दो अलग अलग हैं, भले एक पेट से निकल कर आए, एक माँ ने जन्म दिया है, एक कोख से निकल कर आए हैं, लेकिन फिर भी उनका जो इंडिविजुअलिटी है, उनका जो बर्ताव है, वो बहुत अलग अलग होता है। तो जब बच्चा जेलसी कब होता है, जब हम बच्चों को कंपेयर करने लगते हैं। सबसे लास्ट चीज मैं दिखा रही हूं आपको, बहुत जरूरी है कि बच्चे का जो आत्मविश्वास है उसको कभी भी कम मत करिएगा। इसलिए मैंने कहा बच्चे को एनकरेज करिए, बच्चे को बहुत ज्यादा लेक्चर मत दीजिए, बच्चे को बहुत ज्यादा एडवाइस मत करिए। बहुत जरूरी है बच्चे का सेल्फ एस्टीम, यानी बच्चे का आत्मविश्वास। जिस बच्चे का आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है, वो बच्चा कभी भी आगे बढ़कर अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। और आत्मविश्वास ऐसी चीज नहीं है जो आप स्कूल भेज देंगे और पेरेंट्स उनको एक पंप लगाकर जो है उसका आत्मविश्वास बढ़ा देंगे, ऐसा नहीं होता है। आत्मविश्वास जो है बच्चे का बढ़ना शुरू होता है घर से। तो ये बहुत जरूरी है कि हम घर पे ही जो है बच्चे को जो किसी भी चीज पे ठेस ना पहुंच, बच्चे को एनकरेज करें, बच्चे को मोटिवेट करें, उसके बहुत छोटे छोटे चीजें जो बच्चा कर रहा है उसको हम अप्रिशिएट करें। और सबसे लास्ट में मैं ये भी कहूंगी कि कोई ऐसा चीज बच्चों को मत दिलाइए जो आपके जो आपका जो बाउंड्री है, आपका जो आमदनी है, जो आपका जो कमाई है, उससे बढ़कर है। बच्चे को हमेशा समझाते चलना है कि उन्हीं चीजों को चूज करिए, ऐसे चीजों को चूज करिए जो कि हमारे जो सर्कल में है, हमारे सराउंडिंग्स में है। और कई बार बच्चे को जो है जब भी आप गिफ्ट देते हो उसको दूसरा गिफ्ट पसंद आता है, आप जो देते हो पसंद नहीं आता है। इसके लिए मैं सिर्फ यही कहूंगी पेरेंट्स से कि बच्चों को प्लीज प्रिपेयर करिए, जब भी आप कुछ दिलाने वाले हैं, जब भी आप कुछ उनको देने वाले हैं, तब जाके बच्चा जो है दूसरे चीजों पे एक्सपेक्ट नहीं करेगा। एक लिस्ट बनाइए, लिस्ट में ये बताते रहिए कि क्या क्या चीजें हैं, उसके डिमांड्स जो हैं वो एक लिस्ट बनाकर एक कहीं पर चिपका के रखें, और उसी लिस्ट में से जो है आप चीजें उसको लाकर देंगे। और उसको ये भी बताना है कि डिमांड ऐसा ना हो कि जो कि बहुत बड़ा हो। उसको ये भी बताना है कि डिमांड जो है हम कभी भी पूरा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप अच्छा पढ़ोगे तभी मैं दूंगा, आप जो है अच्छे बच्चे बनोगे तभी हम देंगे। कोई कंडीशन मत रखिए, क्योंकि आप दे सकते हैं तो बच्चे को दीजिए। तो बच्चे को ये समझाना, बच्चे का ये जो रूटीन है जो अपने जिंदगी में जो है, इस चीज को आपको इंक्लूड करके लाना बहुत जरूरी है। तो मेरे हिसाब से अगर मुझे डिस्क्राइब करना पड़ा कि पेरेंट्स क्या है, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है PARENTS, पेरेंट्स। तो पेरेंट्स का मतलब होता है सबसे पहला धैर्य रखना, पेशेंस, है ना। खुद पेशेंट नहीं बनना है, पेशेंस रखना बहुत जरूरी है, धैर्य रखना बहुत जरूरी है। बच्चे को एक्सेप्ट करिए जैसा भी आपका बच्चा है, बड़ा है, छोटा है, मोटा है, पतला है। दूसरे बच्चों से कंपेयर मत करिए, मैंने आपको पहले भी बोला है। रोल मॉडल्स बनिए, खुद अपने दिनचर्या में जो है डेली रूटीन में कुछ बदलाव लाना बहुत जरूरी है। हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि बच्चा जो है टीवी ना देखे और हम देखते रहें, नहीं, शायद हमें कहीं पर सैक्रिफाइस करना है। हम चाहते हैं कि बच्चा मोबाइल में ना खेले, लेकिन हम मोबाइल हमेशा अपने साथ रखे हैं ये कहकर कि हमें इंपॉर्टेंट काम करना है। आई थिंक कहीं पर गलत है। हमें अपने इन चीजों में बदलाव लाना है अगर हमें बच्चों में बदलाव की गुंजाइश करना है। साथ ही साथ एक्सपेक्टेशन जरूर रखिए बच्चों के साथ, लेकिन उतना ही एक्सपेक्टेशन जितना बच्चा कर सकता है, क्योंकि हर बच्चे का अपना खुद का लिमिटेशन होता है। बच्चे को नर्चर करिए,
बहुत अच्छा खाना देना, बहुत अच्छा कपड़ा देना, बहुत अच्छा स्कूल देना, ये आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन साथ ही साथ उन सब के साथ जो है बच्चे को एक प्यार देना, एक अफेक्शन देना, एक एनकरेजमेंट देना, एक मोटिवेशन देना, ये पेरेंट्स के ही हाथ में है, जो आपको करना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं कहती हूँ उसको नर्चर करना, राइट। और साथ ही साथ समय दीजिएगा, क्वालिटी टाइम दीजिएगा बच्चे को। ऐसा नहीं कि आप बच्चे के साथ हो, नहीं, बच्चे के साथ हो तो बच्चे के साथ ही रहिए। मोबाइल को छोड़ दीजिए, टीवी को छोड़ दीजिए, खाना बनाना छोड़िए, सब कुछ छोड़िए। जब बच्चे का समय है तो वो बच्चे का ही समय होना चाहिए। और इसी से जो है आप जो है एज ए सक्सेसफुल पेरेंट्स बन सकते हैं। देखिए, पूरा जो पेरेंट्स वर्ड है वो बहुत ब्यूटीफुली डिजाइन किया है। और अगर आप मुझसे पूछें, सक्सेस तभी होता है जब माँ और बाप, फादर एंड मदर, दोनों मिलकर जो है पेरेंटिंग करते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि एक अच्छा कर रहे हैं, और ऐसा होता भी है कि हम जो है एक दूसरे को ब्लेम भी करने लगते हैं पेरेंट्स। तो आई थिंक कहीं पर हमें जो है इन सब छोटे छोटे चीजों का ध्यान रखना है। Okay. So, managing stress and anxiety in children. तो सबसे पहले बात करते हैं मैनेजिंग स्ट्रेस एंड एंजाइटी। हम सारे बात करते हैं स्ट्रेस, तो हमें पता है कि क्या है, एंजाइटी क्या है। ये बहुत कॉमन वर्ड भी है, लेकिन बहुत घरों में, हाउस होल्ड में ये एक नई चीज भी है कि बच्चों में एंजाइटी क्या होती है। जब एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है, जैसे कि अगर मैं इसी सिचुएशन से रिलेट करूं, तो क्या होती है एंजाइटी। जैसे कोविड 2019 में आया था, लेकिन इंडिया में मार्च 2020 में उसका इम्पैक्ट हुआ, जहां पे लॉकडाउन लग गया था। तो उस टाइम वो जो चीज थी हम सबके लिए बहुत नई थी, हम सारे डरे हुए थे। जैसे ही लॉकडाउन अनाउंस हुआ, सारे लोग भागना शुरू हो गए, सबने राशन जो है वो होल्ड करना स्टार्ट कर दिया। वो जो डर था कि कल क्या होगा, पता नहीं कितना लंबा लॉकडाउन होगा, पता नहीं कितने महीनों का होगा, हमें खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या वो जो स्ट्रेस है, वो घबराहट की पता नहीं क्या होगा। और उसमें जो हमने एक्शंस करे कि हमने खाना ज्यादा लेना शुरू कर दिया, राशन जो है बहुत ज्यादा घर में लाके रख दिया, वो एक एंजाइटी थी, एक एप्रीहेंशन थी, एक डर था कि पता नहीं फ्यूचर में क्या होगा, कैसे होगा। तो वो उसको हम कहते हैं एंजाइटी। स्ट्रेस और एंजाइटी जो है वो अक्सर एक साथ यूज करा जाता है सब, लेकिन ये बहुत कॉमन भी है, पर फिर भी थोड़ा डिफरेंट भी है, क्योंकि ये डिफर करता है कि कितना लंबा वो चल रहा है, उसकी ड्यूरेशन क्या है, और वो कितना ज्यादा सिवियर है। बिल्कुल हल्का सा है कि मतलब 5-10 मिनट में ठीक हो जाएगा, या फिर इट वुड टेक मंथ्स। तो स्ट्रेस और एंजाइटी में फर्क होता है, मैंने एक स्लाइड में मेंशन करा है प्रॉपरली। तो हमारी ये वर्कशॉप इसीलिए है कि हम बच्चों में ये कैसे मैनेज करें। मैं जरूरी यहाँ पे बात करूंगी कि मैं पेरेंट्स को बताऊंगी कि बच्चों में कैसे करना है, लेकिन साथ ही साथ पेरेंट्स अपने लिए भी वो कहीं ना कहीं यूज कर सकते हैं, क्योंकि बात यही होती है कि पेरेंट्स की एंजाइटी जो है वो बच्चों तक डेफिनेटली ट्रैवल करती है। सो बच्चों की एंजाइटी और स्ट्रेस कंट्रोल करने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एज पेरेंट्स हम अपना स्ट्रेस और एंजाइटी कंट्रोल करें। फिर स्ट्रेस और एंजाइटी में फर्क क्या है। ये एक जैसे दिखते हैं पर अलग होते हैं। स्ट्रेस जो है वो अनअवॉइडेबल होता है, मतलब आपको एकदम से चिंता होगी किसी चीज की, पर वो बहुत छोटी ड्यूरेशन के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको थोड़ा सा स्ट्रेस हुआ, आपने उसके बारे में कुछ कर लिया तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, पर वो अनअवॉइडेबल होता है। एंजाइटी जो है वो एक्सेसिव वरी होती है, मतलब बिना एक पर्टिकुलर स्टिमुलस के या एक बिना एक प्रॉब्लम के किसी बारे में परेशान होते रहना, सोचते रहना उसके बारे में, उसको एंजाइटी कहते हैं। और एंजाइटी जो है हमारे साथ, अगर हमारे पर्सनालिटी का एक ट्रेट बन चुका है तो वो हमारे साथ काफी देर तक रहता है। जो स्ट्रेस है वो रिलेटिवली हार्मलेस होता है, इतना आपको कोई ज्यादा इम्पैक्ट नहीं करता, क्योंकि वो स्ट्रेस के बारे में हम कुछ कर लेते हैं। जो एंजाइटी होती है, क्योंकि हम सोचते रहते हैं, उसी के आसपास हमारा दिमाग चलता रहता है, तो हम अपने काम पे ध्यान नहीं दे पाते। जैसे मैंने कहा, स्ट्रेस टाइम लिमिटेड होता है, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो वो स्ट्रेस खत्म हो जाता है। एंजाइटी जो है वो हमेशा पाइल अप होती ही रहती है, आपको कॉन्टिन्यूसली वो परेशानी में रखता है।
फिर स्ट्रेस जो होता है एक अच्छा होता है, एक बुरा होता है। बुरा जो होता है वो कहीं ना कहीं आपको आपका काम रोक देता है। और एक कुछ स्ट्रेस होता है जो आपको मोटिवेट करता है कुछ करने के लिए, जिसको हम यूस्ट्रेस भी बोलते हैं। एंजाइटी जो होती है, अगर वो विद टाइम हम उसको डील ना करें, वो बढ़ती से बढ़ती ही चली जाती है और हमारी लाइफ के बहुत सारे एस्पेक्ट्स पे वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करती है। तो ये जो स्ट्रेस और एंजाइटी है, जो सारे कहते थे बड़ों को ही होते हैं, आज की डेट में ये बच्चों के साथ भी हो रहा है। एंड स्पेशली अगर आप बच्चों पिछले 3 साल में बच्चों का पैटर्न देखें तो सबसे ज्यादा स्ट्रेस और एंजाइटी इस टाइम पे बच्चों में ही है, जो कि इमोशनल प्रॉब्लम्स और बिहेवियरल प्रॉब्लम्स के रूप में निकल कर आती हैं, क्योंकि बच्चों को नहीं पता स्ट्रेस क्या है, एंजाइटी क्या है, या फिर उसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं। फिर आता है अंडरस्टैंडिंग एंजाइटी। एंजाइटी जो है हर किसी को होती है, हर इंसान को होती है किसी ना किसी टाइम पे। ये हमारी लाइफ का जो एक है नॉर्मल पार्ट हो गया है। इट इज एक्सपेक्टेड नॉर्मल एंड एक स्ट्रेस का ही एक रिस्पॉन्स होता है। बट उससे डील कैसे करना है, उसको लेके बैठ जाना है या फिर उसके साथ डील करना है, वो हमारी पर्सनालिटी पर, हमारी कोपिंग मैकेनिज्म के ऊपर डिपेंड करता है। स्ट्रेस एंजाइटी जो है बहुत छोटी देर के लिए भी रह सकती है और बहुत महीनों के लिए भी रह सकती है। सो इसकी इंटेंसिटी और ड्यूरेशन जो है वो बहुत वेरी करती है। जैसे मैंने कहा था स्ट्रेस है, अगर यू स्ट्रेस जो है वो हमें मोटिवेट करता है, तो कहीं ना कहीं एंजाइटी भी हमें हेल्प करती है कुछ करने के लिए, लेकिन उससे हमें वी हैव टू विद इट इफेक्टिवली। तो एंजाइटी को हम कैसे हमें इम्पैक्ट करती है, उसके 3 तरीके होते हैं। जो हमारा ब्रेन है उसको 2 चीजें समझ आती है, फाइट इट और फ्लाइटेड। या तो अगर कोई प्रॉब्लम हुई, या तो उससे भाग जाओ एकदम से और बच जाओ, अपने आप को बचा लो, या फिर उसका सामना करो, डील उसके साथ डील करो। तो जैसे नीचे बने हुए फिगर्स, एक फाइट होता है कि जो भी एंजाइटी होगी आई विल फाइट विद इट। दूसरा होता है फ्लाइट, भाग जाओ वहां से। जो ये फ्लाइट वाला रिस्पॉन्स है वो बहुत खराब होता है कि आप अपनी प्रॉब्लम से, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप भागना शुरू कर देते हैं। सो वी हैव टू टीच आवर चिल्ड्रन कि वी हैव टू फाइट, वी हैव टू डील विद आवर एंजाइटी और वी हैव टू डील विद आवर द स्ट्रेस वी हैव। फिर एक तीसरा रिएक्शन होता है फ्रीज, मतलब बिल्कुल एकदम नम हो जाना। आप अब कॉम्प्रीहेंड ही नहीं कर पा रहे कि सिचुएशन हुई क्या, मेरे को इसके साथ डील कैसे करना है, बिल्कुल एकदम से सहम जाना, बिल्कुल रुक जाना। इसको हम फ्रीज बोलते हैं जब भी कोई प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन आती है। फिर अब पेरेंट्स के लिए क्या सबसे इंपॉर्टेंट है कि 3 चीजें आपको अपने बच्चे में ऑब्जर्व करनी है। जब आप कह रहे हो आपके बच्चे के साथ कोई प्रॉब्लम है, दिक्कत है, ये ऐसे करता है, वो वैसे करता है, तो आपको कैटेगराइज करना है कि वो किस कैटेगरी में आ रहा है। डिस्ट्रेस मतलब उसका जो स्ट्रेस है, उसका जो प्रॉब्लम है वो इतना ज्यादा बढ़ गया है कि वो उसके काम के साथ, अब उसकी पढ़ाई के साथ, उसकी परफॉर्मेंस के साथ बहुत ज्यादा इंटरफेयर कर रहा है, मतलब इट इज डिस्ट्रप्टिव। वो अब बच्चा जो है वो इम्पेयरमेंट के लेवल पे आ चुका है। फिर इंटरफेरेंस, व्हेन इट इंटरफेयर्स, मतलब बच्चा चल रहा है, ठीक कर रहा है सब कुछ, उसका पढ़ाई ठीक है, बट कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा वो सेटबैक लग रहा है कि हाँ थोड़ा सा इंटरफेरेंस आया है, थोड़ा सा प्रॉब्लम जो है वो है वहां पे, पर इतना ज्यादा नहीं है। फिर अवॉइडेंस, वो वाले बिहेवियर्स जो आप अवॉइड करने की कोशिश करते हो। जैसे बच्चा अवॉइड कर रहा है, जैसे आपने उसको बोला पढ़ाई कर ले, तेरी क्लास लग रही है, ऑनलाइन क्लास लग रही है, अटेंड करो, देखो मैम क्या बोल रही है। बच्चा जो है वो अवॉइड करेगा उस चीज को, वो क्लासेस लगाना अवॉइड करेगा, वो अपना होमवर्क करना अवॉइड करेगा, वो किसी के साथ इंटरेक्ट करना अवॉइड करेगा। तो ये भी एक तरीका है ये जानने का कि हाँ बच्चे के साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है। सो वी हैव टू रिकॉग्नाइज कि क्या प्रॉब्लम है, बच्चा बिल्कुल ही स्ट्रेस वाले लेवल पे आ चुका है, थोड़ा सा इंटरफेरेंस है, या फिर बच्चा सिर्फ अवॉइड कर रहा है उस चीज को। फिर साइंस एंड सिम्टम्स, अब आप एक डॉक्टर के पास जाएंगे, वो आपको बता देगा कि एंजाइटी के ये सिम्टम्स होते हैं, लेकिन बच्चों में ये जो सिम्टम्स होते हैं ये बहुत ही डिफरेंट तरीके से निकल के आते हैं। जैसे मैंने कहा, बच्चों को नहीं पता कि हमें
कैसे अपनी एंजाइटी या फिर अपना स्ट्रेस दिखाना है। तो वो कैसे दिखाते हैं? सबसे ज्यादा बच्चे या तो बिल्कुल ही अलूफ हो जाएंगे, विड्रॉ हो जाएंगे, उनको सोने में दिक्कत आएगी, उनको खाने पीने की दिक्कत आएगी, या तो वो बहुत ज्यादा सोना शुरू हो जाएंगे, या फिर वो बहुत ज्यादा बिल्कुल नहीं सोएंगे, रात को जागेंगे, उनकी जो नींद है वो प्रॉपर नहीं होगी, साउंड नहीं होगी, बीच बीच में उठते हैं रात को। और खाना भी या तो बहुत ज्यादा खाएंगे, स्ट्रेस ईटिंग जिसको हम आजकल बोलते हैं, और इसी की वजह से आजकल जो है ओबेसिटी की प्रॉब्लम हो रही है बच्चों के साथ, या फिर वो बिल्कुल ही खाना उनका जो है कम हो जाएगा। फिर विड्रॉल, बच्चा जो पहले बहुत ज्यादा चीजों में इंटरेस्ट लेता था, उसको खेलने में या कोई भी एक्टिविटी होती थी उसको अच्छी लगती थी, वो भी उसको करना पसंद नहीं है, या फिर वो बहुत ज्यादा डे ड्रीमिंग कर रहा है या अपनी ही दुनिया में खो जाता है। आपने उसको कोई काम करने को कहा, वो कॉन्सेंट्रेटिंग नहीं कर रहा, वो अपने ही किसी ख्याल में बैठा हुआ है। या फिर एक तरीका होता है एंजाइटी और स्ट्रेस का जो हम नहीं समझते हैं, वो होते हैं फिजिकल सिम्टम्स। एंजाइटी स्ट्रेस जो है जरूरी नहीं है कि हमारे बिहेवियर्स में ही आएगी, बल्कि वो एक फिजिकल फॉर्म के अंदर भी दिखाई देती है। जैसे बच्चा बहुत फ्रीक्वेंटली बीमार पड़ता है, छोटी छोटी, अगर हमने उसको डांट भी दिया या कुछ कह दिया तो वो उसको बुखार हो गया, तो ये कुछ सिम्टम्स होते हैं। और आजकल जो एक्चुअल चैलेंजेस हैं, हर एक बच्चा, हर एक पेरेंट जो यहाँ हमारे सेंटर में आता है, यहाँ हम ऑनलाइन जहाँ डील करते हैं, हर पेरेंट की यही शिकायत है कि मैम इसकी जब से ऑनलाइन स्कूलिंग है, ये इसको गैजेट एडिक्शन बहुत ज्यादा हो गई है, और साथ साथ एक और प्रॉब्लम आई है, गेमिंग एडिक्शन। बच्चे क्लासेस जब लगा रहे होते हैं, साथ में दूसरा टैब खोल के या तो यूट्यूब पे वो कुछ वीडियोस देख रहे होते हैं, या फिर गेम्स की वीडियोस देख रहे होते हैं, या फिर वो ऑनलाइन गेमिंग कर रहे होते हैं। सो ये बहुत ज्यादा कोविड के टाइम में प्रॉब्लम आई है। एंड थर्डली, बच्चों के बिहेवियरल इश्यू, टैंट्रम्स बहुत आ रहे हैं बच्चों में के मैं यहाँ देखती हूँ कि बच्चा जो है हमारे साथ बहुत प्यार से बात करेगा, लेकिन अगर अपने पेरेंट्स से बात कर रहा है तो वो भूल जाते हैं और वो बहुत ज्यादा टैंट्रम्स थ्रो करते हैं, चीखना, चिल्लाना, रूडली बात करना। फिर अब हम बात करते हैं कि क्या कॉजेज हो सकते हैं स्ट्रेस का बच्चों में। हमें लगता है बच्चों के पास क्या है, उनके पास तो सिर्फ पढ़ने का काम है और प्रॉब्लम ही तो क्या है, इसमें कौन सी स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। लेकिन नहीं, बहुत सी ऐसी लाइफ की सिचुएशंस होती हैं जहां पे एक्चुअल बच्चों को भी इम्पैक्ट आता है, जैसे कि सिबलिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर उसका जो घर में है एक नया बच्चा आया है, तो वो बच्चा जो है उसको थोड़ी सी वहां पे इनसिक्योरिटी होती है, वो सारा ध्यान जो छोटे बच्चे पर चला जाता है, उस पर से सारा ध्यान हट जाता है, तो वो भी बच्चे के लिए बहुत इमोशनली डैमेजिंग होता है, वो भी कहीं ना कहीं उसको प्रॉब्लम कॉज करता है। एंड नेक्स्ट इज मूविंग, फ्रीक्वेंटली मूविंग। अगर आप बहुत जगह बार बार अपने घर शिफ्ट कर रहे हो, या फिर बार बार बच्चे के स्कूल चेंज हो रहे हैं, तो बच्चे को एक जगह पे अपने आप को अडेप्ट करना, एडजस्ट करना बच्चों के लिए आसान नहीं होता है, उनके लिए काफी मुश्किल हो जाता है। हर जगह जाके नए दोस्त बनाना, नए माहौल में अपने आप को अडेप्ट करना उनके लिए मुश्किल होता है, तो ये भी उनके लिए प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। स्टार्टिंग स्कूल, जैसे अब बहुत जब सेकेंड वेव थोड़ी नॉर्मलाइज हुई और फिर स्कूल खुलने शुरू हो गए, बच्चों को ये भी एंजाइटी आई, स्कूल जाने की एंजाइटी। अभी जो वो सुबह उठ के सीधा अपने सिस्टम के आगे बैठ जाते हैं, मोबाइल के आगे बैठ जाते हैं क्लास अटेंड करने के लिए, उनको ये प्रॉब्लम आनी स्टार्ट होगी, सुबह उठ के तैयार होके प्रॉपरली स्कूल बस पकड़ के स्कूल जाना, और फिर 6 घंटे स्कूल में बैठना, सारी क्लासेस अटेंड करना, ब्लैक बोर्ड से नोट डाउन करना, ये सब बहुत उनको प्रॉब्लमैटिक लग रहा था, बहुत एंजाइटी उनको दे रहा था, जिसकी वजह से उनके बिहेवियर टैंट्रम्स जो है वो भी इंक्रीज हुए हैं। देन जैसे हमने देखा इन कंपैरिजन टू फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव जो थी बहुत ज्यादा डेडली थी, मतलब वी कुड एवरी डे हियर न्यूज के जो इनकी डेथ हो गई, उनकी डेथ हो गई, ही पास अवे टू कोविड, शी पास अवे टू कोविड, बहुत इम्पैक्ट कर रहा है कोविड ने। तो दैट इलनेस, that those deaths in the family, that those also impact the child.
बच्चा उस टाइम रिएक्ट नहीं करता, वो अपना ग्रीफ एक्सप्रेस नहीं करता, क्योंकि मे बी वो अंडरस्टैंड नहीं करता इतनी सिचुएशन। लेकिन डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये चीज भी बच्चों को परेशान करती है, उनकी इमोशनल वेलबींग पे इम्पैक्ट करती ही करती है। देन पेरेंटल सेपरेशन, हमने बहुत देखा कि एटलीस्ट आई हैव विटनेस के बहुत मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट्स, मैरिटल डिस्कॉर्ड, सेपरेशंस, डाइवोर्स, बहुत केसेस आए हैं इस कोविड पैंडेमिक के टाइम पे, स्पेशली दीज 2.5 years। तो उनका भी बच्चों के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, चाहे पेरेंट्स सेपरेट नहीं हुए हो, एक ही घर में बच्चों के आगे लड़ाई झगड़ा, घर का माहौल टेंस कर देना। वो बच्चा सब समझता है, वो देखता है कि क्या हो रहा है, बच्चा वो देखता है, वो सीखता भी है, एंड सेकेंडली वो उसका जो इस पे इमोशनल इम्पैक्ट पड़ता है वो उसके बिहेवियर्स में डेफिनेटली दिखाई देते हैं। सो दैट इज ऑल्सो कॉज ऑफ स्ट्रेस फॉर देम। देन न्यू स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, अब आजकल जैसे जो प्यूबर्टी है, जो टीनेज है, वो बहुत जल्दी आनी शुरू हो गई है। पहले इट यूज टू बी सेट के 13 years के बाद तो बच्चा टीनेज में आ जाएगा, लेकिन वही आज 13 से रिड्यूस हो गए 10 ऑनवर्ड स्टार्ट हो गई है। सो वो डेवलपमेंटल चेंजेस जो बच्चे में आते हैं, फिजिकल, इमोशनल, हर लेवल के ऊपर, वो भी बच्चे को कहीं ना कहीं स्ट्रेस, एंजाइटी देता है। फिर ओवर इन्वॉल्वमेंट, अगर आप बच्चों के साथ बहुत ज्यादा ओवर इन्वॉल्व हैं या फिर बच्चे के साथ बिल्कुल ही इन्वॉल्व नहीं है, मतलब ईदर ऑफ द, सो वो भी काफी स्ट्रेसफुल होता है। और उसी की वजह से बच्चों को अगर आप ओवर इन्वॉल्व है तो बच्चों को जैसे मैम ने भी मेंशन करा था कि डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सब उसके जो स्किल्स हैं वो कभी डेवलप ही नहीं होंगे, क्योंकि हर चीज के लिए बच्चा जो है वो अपने पेरेंट्स की तरफ देखेगा। उसका जो एक सेल्फ एस्टीम है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वो कभी बिल्डअप ही नहीं होगा, क्योंकि उसको पता है मेरे पीछे मेरे पेरेंट्स दे आर मेकिंग डिसीजन फॉर मी, मैं जो कर रहा हूँ वो दे आर मॉनिटरिंग एवरीथिंग। तो वो कहीं ना कहीं बच्चे की सेल्फ कॉन्फिडेंस पे इम्पैक्ट करता है, उसकी डिसीजन मेकिंग पावर पे को इम्पैक्ट करता है। एंड ऑन द अदर एक्सट्रीम, अगर आप बच्चे के साथ बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं है, बच्चा सारा दिन अपना सब कुछ अपने आप मैनेज कर रहा है, तो ये बहुत उसके लिए प्रॉब्लमैटिक होता है। एंड यहाँ पे आती है उसको साथ अटेंशन प्रॉब्लम्स। पैंडेमिक में अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर जो है बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है, और इसमें भी इन अटेंशन डोमेन जो है, जो अटेंशन की डोमेन है, वो बहुत ज्यादा इम्पेयर हुई है बच्चों में। जिनको पहले कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी, अब उनको भी अटेंशन प्रॉब्लम्स आ रही है। फर्स्ट ड्यू टू द ऑनलाइन स्क्रीनिंग, सेकेंडली पेरेंट्स जो हुआ वर्किंग, जो बाहर जाते हैं और लेट वापस आते हैं शाम को, दे आर नॉट एबल टू स्पेंड टाइम विद द किड। वो उनको लगता है बच्चा अपने आप कर लेगा, ही इज रिस्पॉन्सिबल इनफ, बट ऑन द अदर हैंड ही ऑल्सो वांट्स अटेंशन फ्रॉम द पेरेंट, हेंस अटेंशन प्रॉब्लम्स आती हैं। फिर अकेडमिक्स, डेफिनेटली द एवर ग्रोइंग कंपटीशन, देन कोपिंग अप विद द ऑनलाइन स्कूलिंग, जो ऑफलाइन था वो ऑनलाइन करना है। ऑनलाइन में भी बहुत कुछ है, बहुत पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं कि मैम ये क्रिप करता रहता है, इसका तो शाम तक होमवर्क ही नहीं खत्म होता, उसके बाद उसको खेलने जाना होता है, उसके बाद तो उसकी सेल्फ स्टडी के लिए टाइम ही नहीं बचता, तो ही इज नॉट एबल टू कोप विद एकेडमिक्स। फिर अनफेमिलियर सिचुएशंस, अब जैसे फर्स्ट वेव के बाद सेकंड आई, सेकंड के बाद अब थर्ड आ रही है, तो द ग्राफ, वो ये अनफेमिलियर एंड अनप्रिडिक्टेबल जो रूटीन्स हैं, चेंजेस हैं, ये भी कहीं ना कहीं दीज आर द कॉजेज ऑफ स्ट्रेस एंड चेंज इन रूटीन। कुछ बच्चे होते हैं जो रूटीन की में चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते, और कुछ हैं जो बहुत इजीली कर लेते हैं। ये जो मैंने भी सारे कुछ, अब सारे तो नहीं, कुछ कुछ जो मैंने आपको पॉइंट करे, जरूरी नहीं है कि हर जो एक चीज है वो बच्चे को इफेक्ट करेगी ही करेगी। इट डिपेंड्स अपॉन द पेरेंटिंग, इट डिपेंड्स अपॉन द होम एनवायरमेंट, बट yes, some of these might impact the child, and then you have to see what is actually triggering the problem. कुछ बच्चे जो है अपने रिएक्शंस को जो है वो डिफरेंटली लेते हैं, हर कोई कोप नहीं कर सकता, कुछ अच्छे से कोप करते हैं, कुछ नहीं कोप कर पाते हैं। some people have some children have the natural tendency to cope, उनका जो कोपिंग मैकेनिज्म है वो बहुत अच्छा होगा। एंड इट ऑल अगेन डिपेंड्स अपॉन द पेरेंटिंग एंड द होम एनवायरनमेंट। बाय जो जिनकी पर्सनालिटी थोड़ी डिफरेंट
डायरेक्शन में है, दे माइट नीड सम असिस्टेंस, सम रीएश्योरेंस. सो यू हैव टू सी कि आपका बच्चा कैसे उससे डील करेगा. देन टेक्नो स्ट्रेस. आज की डेट में जितना स्ट्रेस बच्चों को गैजेट्स के लिए है, आई डोंट थिंक किसी भी और चीज के लिए इतना होगा. अगर बच्चों से थोड़ी देर के लिए भी मोबाइल ले लिया जाए, फॉर एग्जांपल अगर बच्चा अपने पेरेंट का मोबाइल यूज करता है खेलने के लिए एंड द पेरेंट नीड द मोबाइल बैक, तो वो 15-20 मिनट की अगर लंबी कॉल चल रही है तो वो जो स्ट्रेस बच्चों में आता है, वो रेस्टलेसनेस के मेरे को फोन वापस दो, मुझे गेम खेलनी है या मुझे फोन यूज करना है, दैट स्ट्रेस हैज ऑल्सो इंक्रीज. ये नई टर्म थी जो मैंने पैंडेमिक में सीखी है, टेक्नो स्ट्रेस. तो ये स्ट्रेस भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कर रहा है क्योंकि अब सारी स्कूलिंग ऑनलाइन हो गई है, किसी से आपको वर्चुअली कनेक्ट करना है, मोबाइल इज द थिंग, इंटरनेट इज द थिंग. तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस ऑफ द स्ट्रेस अमंग चिल्ड्रन. और यहाँ पे हमें वी हैव टू यूज स्ट्रैटेजीज वेयर टू डी एंगेज आवरसेल्फ, कि हम कैसे, जिसको हम बोलते हैं आजकल एक नई टर्म है डिजिटल डिटॉक्स. जैसे हम वो पानी पीते हैं, डिटॉक्स वाटर पीते हैं टू कि बॉडी क्लीन हो जाएगी अंदर से, तो अब आजकल एक टर्म है डिजिटल डिटॉक्स. तो वो कैसे करना है, और वो डिटॉक्स तभी स्टार्ट होगा अगर वो पेरेंट्स करेंगे, पेरेंट्स से ही बच्चों में वो डिटॉक्स जाएगा. फिर ये स्लाइड जो है ये दोनों के लिए है, पेरेंट्स के लिए भी बच्चों के लिए भी. अगर आपको लग रहा है कि मेरे कितना स्ट्रेस है, कितनी एंजाइटी है बच्चे में, तो आप देखो उसका मूड कैसा है. आप ये जो एक डोमेन है, आप उस पे अपने आप को रेट करो कि आपका जो मूड है वो कल से बेटर है कि थोड़ा यू फील इरिटेटेड या फिर आपको कहीं प्रॉब्लम आ रही है. तो आप अपने आप को रेट करो. फॉर एग्जाम्पल आपको लगता है कि मैंने तो बच्चे को कुछ कहा ही नहीं, पर बच्चा कह रहा है कि आपने मेरे से गलत तरीके से बात करी. सो यू रेट योरसेल्फ ऑन दिस स्केल कि क्या मेरा मूड पहले से बेटर है कि खराब हुआ है, मैं बच्चे पे चिल्लाई क्यों थी, व्हाट हैपेंड, क्या मुझे ट्रिगर करा जो मुझे बच्चे पे चिल्लाना पड़ा या फिर मुझे उनको गुस्सा करना पड़ा. सो आप अपने आप को एक बार स्केल करेंगे तो आप बच्चे को भी स्केल कर सकते हैं कि क्या उसको एंजाइटी हो रही है. फिर बच्चों में स्ट्रेस और एंजाइटी कैसे हमें पता चलती है, जैसे मैंने आपको बोला था कि फिजिकल बिहेवियर, फिजिकल जिसको हम सोमैटिक कंसर्न्स बोलते हैं, सबसे पहले वो भी आते हैं. जैसे कईयों के सर दर्द हो जाएंगे, कई बीमार पड़ जाते हैं, कई बिल्कुल एकदम से लो हो जाते हैं. सो कुछ फिजिकल डोमेन में उनको प्रॉब्लम आएगी. फिर जो उनके बिहेवियरल इश्यूज हैं, हमेशा आप ये देखिएगा कि बच्चे को अगर कोई इमोशनल प्रॉब्लम हो रही होती है तो वो डेफिनेटली किसी ना किसी बिहेवियर की फॉर्म में निकल के आती है, रादर देन द चाइल्ड कमिंग टू यू और वो आपको बोलेगा कि आज मेरे को स्ट्रेस हो रहा है, आज मुझे कोई एंजाइटी हो रही है, मुझे कोई टेंशन है. तो यू हैव टू ऑब्जर्व दीज क्यूज. जैसे फिजिकल बिहेवियर्स में कैसे आता है, हिटिंग, किकिंग, बाइटिंग, टैंट्रम्स, फर्श पे लेट जाना, जोर जोर से रोना, चीखना, चिल्लाना, ये सब आप बिहेवियर्स आप देखोगे. या फिर एकदम से रोना शुरू कर देना, मतलब कोई बात नहीं हुआ और बच्चा अनकंट्रोलेबली रो रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, खुद को मार रहा है, अपने आप को या तो दीवार पे सर मार रहा है या फिर किसी चीज से अपने आप को मार रहा है, और स्लैपिंग हर सेल्फ और हिमसेल्फ. देन स्लीप डिफिकल्टीज, आप ये भी देखोगे कि बच्चों में स्लीप प्रॉब्लम्स भी आती है. दे आर नॉट एबल टू हैव अ साउंड स्लीप. वो रात को या तो रोते उठ जाएंगे या फिर एकदम से डर के उठ जाएंगे, एंड यू हैव टू काम देम डाउन कि क्या हो गया, हमें लगता है उन्होंने बुरा सपना देखा, बट इट इज नॉट द केस एवरी टाइम. यू हैव टू सी, बच्चे से पूछो कि क्या हुआ, सपना देखा कि कोई और बात हुई, टॉक टू देम. देन इंक्रीज स्टिमिंग, रॉकिंग, हैंड फ्लैपिंग, एकदम से फिजिकल टैंट्रम्स बहुत ज्यादा उनमें आ जाते हैं, वो फिजिकल एजिटिविटी बहुत ज्यादा हो जाती है. देन नीड फॉर सेमनेस और रूटीन्स, वो बहुत ज्यादा रिजिड हो जाएंगे कि हमें ऐसे ही करना है, वी डोंट वांट एनी चेंज. अगर आपने उनको बोला कि आज तुम इस रूम की जगह उस रूम से अपनी क्लासेस अटेंड कर लो, तो दे वुड बी वेरी बहुत ज्यादा वो
स्क्रिप्ट करना स्टार्ट कर देंगे या बहुत ज्यादा वो ग्रम्पी हो जाएंगे, जिद करेंगे कि नहीं, दैट रिजिडनेस यू हैव टू सी। देन एक्सपैंडेड ऑब्सेशंस और रिचुअल्स, बच्चे एक पर्टिकुलर एक्टिविटी को बार बार रिपीट करने की कोशिश करेंगे, दैट इज वन सिम्टम ऑफ एंजाइटी। क्योंकि अगर आपको एंजाइटी होता है, यू टेंड टू परफॉर्म सम एक्टिविटीज or actions, rituals in a particular manner. So that is also one symptom. अब हमें कैसे पता चलेगा? जैसे मैंने बात करी कि बच्चे को ये प्रॉब्लम आ रही है, जैसे मैंने बताया था डे ड्रीमिंग, बच्चा ऑनलाइन क्लास चल रही है और वो बैठा बैठा ऐसा सोच रहा है, या फिर हवा में दीवार पे स्टेयर कर रहा है, या फिर आपको लग रहा है वो खिड़की से बाहर देख रहा है जबकि ही इज जस्ट स्टेयरिंग, तो वो एकदम से अपना ध्यान खो देना। देन पढ़ाई में कंसंट्रेट ना कर पाना, 10 मिनट भी एक जगह टिक के नहीं बैठ पा रहे, या फिर दे आर सिटिंग फॉर 50 मिनट्स बट उनका कोई प्रोडक्टिविटी नहीं आ रहा है, दे आर नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट। डल और वेकेंट एक्सप्रेशन, उनका जो एक्सप्रेशन है बिल्कुल ही डल होगा, आप उनसे कुछ भी पूछो दे वुड बी ब्लैंक, दे डोंट नो व्हाट टू रिस्पॉन्ड। या फिर बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो गए हैं, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा कर रहे हैं, वो शॉर्ट टेम्पर्ड हो गए हैं, बहुत ज्यादा जल्दी इरिटेट हो जाते हैं छोटी छोटी बातों पे। फिर विड्रॉल मतलब जिन चीजों में, जिन कामों में उनको पहले अच्छा लगता था, नाउ दे आर नॉट एबल टू enjoy that activity, that is withdrawal। या फिर आपके साथ आप फैमिली में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होता था, वो बात कम करता है, अपने अपने में ही रहता है, that is withdrawal। बहुत ज्यादा डरना शुरू हो गया है, बहुत, जैसे मैम ने कहा था, बहुत ज्यादा क्लिंगी हो रहा है, तो इट मीन्स ही नीड्स अफेक्शन, वो कहीं ना कहीं ही इज मिसिंग दैट वार्मथ और समथिंग, या फिर वो इनसिक्योर हो रहा है, हेंस दे बिकम बहुत ज्यादा क्लिंगी हो जाते हैं। जैसे मैंने फिजिकल कंप्लेंट्स बताई थी, बहुत के पेट दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है, वहां दर्द हो रहा है, जबकि देयर इज नो एनी कंक्रीट बेसिस कि क्यों दर्द हो रहा है। बहुत लो ऑन एनर्जी रहेंगे, या तो बिल्कुल ही डल लेथार्जिक बेड पे पड़े रहेंगे, या फिर भागते रहेंगे इधर उधर, बट दे डोंट वांट टू सिट एंड स्टडी। फिर एपेटाइट चेंजेस, या तो बहुत ज्यादा खाएंगे या बहुत कम खाएंगे। बट पर्टिकुलरली पैंडेमिक में बहुत से केसेस आए हैं जहाँ पे ओबेसिटी की प्रॉब्लम आ गई है, मतलब दे कीप ईटिंग, बहुत ज्यादा वेट गेन हो गया एंड फिजिकल एक्टिविटी नहीं। देन दे हैव ट्रबल स्लीपिंग, या फिर इम्प्रॉपर स्लीप है, साउंड स्लीप नहीं है। इम्पल्सिव बिहेवियर्स के बिना सोचे समझे दे विल रिएक्ट, हमने क्या करा, हमने क्या बोल दिया, किसको मार दिया, क्या कह दिया, दे डोंट थिंक, दे जस्ट डू, और बाद में या तो वो खुद रियलाइज करेंगे, हमें करवाना पड़ता है कि व्हाट डिड यू डू, या फिर डिफाइंस मतलब आपने उनको कुछ रिक्वेस्ट करी कि ऐसे कर लो वैसे करो, दे विल से नो, मैं नहीं करूंगा, एंड दे डोंट फियर सेइंग नो, राइट। फिर लूजिंग इंटरेस्ट, देन फिर ये हैबिट बिहेवियर्स जो होते हैं, नर्वस बिहेवियर्स, नेल बाइटिंग, या फिर एकदम से घबरा के उनकी स्पीच प्रॉपरली नहीं आएगी, या फिर टीथ ग्राइंडिंग। बहुत बच्चे मेरे पास आए यहाँ पे मेरे साथ एक्टिविटी कर रहे होते हैं, तो वो अपने दांतों के साथ कुछ कर रहे होते हैं, एंड फिर मेरे को देखना पड़ता है ये आवाज कहाँ से आई। सो वो लिखते लिखते अपने दांतों पे बहुत ज्यादा प्रेशर डालते हैं। देन ऑफ कोर्स एक जो सबसे बड़ा इंडिकेटर है, दैट इज द फॉलिंग ग्रेड्स इन एकेडमिक परफॉर्मेंस। सो ये कुछ बिहेवियर्स आपको दिखेंगे, तो यू हैव टू बी वेरी ऑब्जर्वेंट विद योर किड। तो ये जो वो सारे बिहेवियर्स थे, ये मैंने थोड़े से इनको कैटेगराइज कर रहे हैं कि मूड बिहेवियर फिजिकल में कैसे आ रहे हैं। फिर नेक्स्ट, अब आप योर पार्ट, व्हाट कैन यू डू टू हेल्प योर चाइल्ड। सबसे पहले कि हमें क्या करना है, जैसे जब सब कुछ ठीक था, बच्चे स्कूल जाते थे, तब आपका एक रूटीन होता था, तो आई वुड से प्लीज वो रूटीन कंटिन्यू करिए। वो एक बच्चे का स्केड्यूल होना चाहिए, एक रूटीन होना चाहिए। तो उसमें क्या है, चाहे बच्चा ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहा है, एंड आई थिंक अब तो कुछ महीने फिर बच्चा ऑनलाइन क्लास ही रहेगा, सो आई वुड से प्लीज आप एक घर का रूटीन बनाइए जो कि सारे के सारे फैमिली मेंबर्स फॉलो करेंगे, in which the child has to wake at one particular time। उसको फिर रेडी होना है, प्रॉपर नहा धो के, ब्रश करके, खाना खा के, देन ही हैज टू सिट फॉर हिज क्लासेस। जबकि मैं यहाँ देखती हूँ क्या करते हैं, जो मैंने सुना है, बच्चे बस बेड से उठा के उनको स्क्रीन के आगे बिठा दिया, वो बीच में खाना खा रहा है, वो बीच में उठ के ब्रश करने जा रहा है बाद में, दैट इज समथिंग यू शुड नॉट डू। सो हैव अ प्रॉपर रूटीन
कि बच्चा इतने बजे से इतने बजे उठ के तैयार होके फिर अपनी क्लासेस अटेंड करेगा, इन बिटवीन उसको उसका खाना जो है लंच मिल जाएगा, एंड देन पोस्ट स्कूल ही हैज टू फॉलो वन पर्टिकुलर रूटीन कि इतना टाइम ये रेस्ट करेगा, इतना टाइम ये खाना खाएगा, इतना टाइम ये अपना खेलेगा, फिर ही स्टडी फॉर हिज होमवर्क, फिर वो बाहर अपना खेलेगा, या ही कम बैक एंड डू हिज स्टडीज एंड एवरीथिंग। तो एक प्रॉपर स्केड्यूल होना चाहिए, एंड नॉट इन योर हेड, रादर यू हैव टू फेस दैट स्केड्यूल। जैसे हमारे स्कूल में पूरा आई रिमेम्बर क्लास की जो कबर्ड होती थी उसके ऊपर एक स्केड्यूल बना होता, पूरा टाइम टेबल बना होता था, नॉट फॉर वन पर्टिकुलर डे बट आई गेस फॉर द एंटायर वीक और द एंटायर मंथ। सो वैसा एक जो है आपने बच्चे की जो स्टडी रूम है वहां पे चिपकाना है, एंड वन आई थिंक यू शुड प्लेस एज अ मदर, यू शुड प्लेस इन द किचन और या फिर फादर के स्टडी रूम में या फिर जहां पे बैठते हैं। सो इट हैज टू बी विजुअल, वो विजुअल रहेगा तो तभी दिमाग के अंदर जाएगा। देन जैसे अब जो एक घर है वही बच्चे का स्कूल है, वही उसका प्लेग्राउंड है, वही उसका घर है, तो एवरीथिंग अंडर वन रूफ। तो यू हैव टू डेडिकेट पर्टिकुलर एरियाज के, ये बच्चे का खेलने का रूम है, ये बच्चा यहाँ बैठ के टीवी देखता है, यहाँ बैठ के खाना खाएगा, यहाँ बैठ के वो स्कूल अटेंड करेगा। सो डिफरेंट एक्टिविटी जोन, सो दैट वो भी बोर ना हो और उसको भी थोड़ा चेंज फील हो। एंड आई वुड से बच्चों को एंगेज करिए अपने साथ टू हेल्प देम सेट अप दैट रूम, कि जहां वो उनका एक्टिविटी रूम है या फिर प्लेइंग रूम है, यू कैन डेकोरेट इट विद देम। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट इस टाइम पे जो हमें बच्चों के साथ चाहिए, दैट इज द टेक्नोलॉजी लिमिट। मतलब बच्चे जो अनकंट्रोलेबली ऑनलाइन गैजेट्स पे लगे हुए हैं, ऑनलाइन गेमिंग या फिर वीडियोस, यूट्यूब वीडियोस, या फिर मोबाइल यूज करना, गेम खेलना, बात करना, कुछ भी वट एवर दे आर डूइंग फोन के ऊपर, यू हैव टू सेट अ लिमिट। बहुत मैंने यहाँ पे स्पेशली एडोलेसेंट्स ऐसे देखे हैं जिनके स्कूल खुल गए थे 12:30 इफ दे आर कमिंग टू स्कूल, आते ही, क्योंकि अब मैं 3 घंटे स्कूल अटेंड करके आया हूँ, अब मेरा पूरा हक बनता है इस मोबाइल के ऊपर, एंड दैट चाइल्ड यूज्ड टू सिट 3.5 hours ऑन द मोबाइल फोन। जैसे कि वो पेरेंट्स के ऊपर एक फेवर कर रहा है कि मैं स्कूल अटेंड करके आऊं, हेंस आई नीड टू अर्न दैट मोबाइल फॉर 3.5 hours। नो, यू हैव टू सेट अ लिमिट कि वो स्कूल से आएंगे या फिर अपनी क्लासेस अटेंड करेंगे, देन दे हैव टू चेंज, हैव देयर लंच प्रॉपरली, अपनी सारी चीजें सेट करके उसके बाद देन दे गेट टू अर्न 30 minutes ऑफ मोबाइल या 20 minutes ऑफ मोबाइल। मतलब ये नहीं है आपने सीधा सेट कर दिया कि 2:30 to 3 तेरे को मोबाइल मिलेगा, नहीं, दैट चाइल्ड हैज टू अर्न दैट 30 minutes, अर्न दोस 30 minutes, कि वो उसने सारा अपना रूम अरेंज कर लिया, बैग सब कुछ बुक्स सेट कर लिए एंड एवरीथिंग। सो आप टेक्नोलॉजी पे लिमिट लगाइए, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली बच्चों पे ये रूल अप्लाई करने से पहले अपने ऊपर रूल अप्लाई करिए। बहुत से मदर्स कहती है हमें तो टाइम ही नहीं मिलता मोबाइल फोन देखने का। सो जब आपको टाइम मिल रहा है, यू अर्न इट, आप सेम बच्चों के साथ करो, आप अपने उसके ऊपर लिमिट लगाएंगे, बीट द फादर ऑफ द चाइल्ड, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर्स, सिस्टर, सिबलिंग, हूसोएवर, सबके लिए रूल जो है वो एक जैसा होना चाहिए, राइट। एंड कॉन्वर्सेशन अबाउट COVID-19 लिमिट करिए। आई नो इट इज इम्पोर्टेंट टू टॉक, बट डोंट स्ट्रेच इट टू फार कि बच्चा जो है उसका दिमाग वहीं घूमता रहे, बिकॉज दे गेट fearful very easily in comparison to adults. Validate your children's feelings and experiences, and this can be done by talking to them. You have to talk to them, you have to keep speaking to them. What do they feel, वो क्या सोच रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है। जब तक आप उनसे बात नहीं करेंगे, उनको जो क्वेरीज है, क्वेश्चंस है, उनके आंसर नहीं मिलेंगे, that will contribute to the stress and anxiety. Continue to work with service providers. So जो अगर आपको लग रहा है बच्चे को बहुत ज्यादा हेल्प की जरूरत है, डू कंसल्ट, डू टेक अ हेल्प जिससे आपको लगता है कि बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। देन क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा, टेक अ ब्रेक फ्रॉम न्यूज एंड सोशल मीडिया। बहुत ज्यादा न्यूज आए, जैसे मैम ने कहा था, हाँ थोड़ी देर के लिए वो सुनना इज गुड, बट ये नहीं 6-6 घंटे सेम चल रहा है, क्योंकि दैट इज अ सोर्स ऑफ स्ट्रेस नाउ।
अब जैसे मीडिया जैसे उसको न्यूज को पोर्ट्रे करती है, आई थिंक वो एक बहुत ज्यादा जैसे सस्पेंस क्रिएट करना होता है, वो कहीं ना कहीं आपकी एंजाइटी को कंट्रीब्यूट करेगा ही करेगा. सो लिमिट दैट न्यूज एंड एवरीथिंग. देन सेल्फ केयर इज वेरी मच इम्पोर्टेंट. आप बच्चों खुद भी इसमें लगिए और बच्चों को भी इसमें लगाइए. सेल्फ केयर इज आपका खाना, आपका पीना, आपका सोना, आपकी फिजिकल एक्टिविटी. दैट इज द बेस्ट रेमेडी फॉर एंजाइटी एंड स्ट्रेस. आप स्ट्रेस को कैसे रिएक्ट करते हैं, आप एंजाइटी को कैसे रिएक्ट, सेम वे में जो है बच्चे आपसे ही सीख के वैसे ही रिएक्ट करते हैं. स्पेशली टू द मदर्स, जैसे यू हैव अ लॉट टू डू इन द हाउस होल्ड कोर्स. तो आपको होता है मेरे पास इतने सारे काम है, तो बच्चा कुछ भी करता है, यू जस्ट स्टार्ट शाउटिंग एट द किड के ये कैसे कर दिया, तू ये कर ले, मैं तेरे को सुबह से ये बोल रही हूँ ये कर ले, तू मेरी बात नहीं सुनता है एंड एवरीथिंग. You are stressed because of the work and you have so much to manage and everything. तो आप जो है, आप अपनी जो एंजाइटी है, स्ट्रेस है, वो चिल्ला के बच्चे के ऊपर प्रोजेक्ट कर रहे हो. इसका क्या रिएक्शन होगा, बच्चे को ये तो पता चल जाएगा मम्मी ने डांटा, बट उसको ये पता चल जाएगा कि वो डर रहा है. वो डर रहा है क्योंकि मम्मी अब चिल्लाना शुरू होगी, मतलब मम्मी गुस्से में आ गई, उनको कोई प्रॉब्लम है, अब वो घबराना शुरू कर देगा. वो घबरा के फिर कोई ना कोई ऐसी चीज कर देगा. तो दिस इज हाउ वी ट्रांसफर आवर स्ट्रेस एंड एंजाइटी, जिसको मैं प्रोजेक्शन बोल रही हूँ, ऑन टू आवर किड्स. हम डिस्प्लेस कर देते हैं उसको, दैट इज नॉट राइट. फिर अपना जो स्ट्रेस है, एंगेज योरसेल्फ इन एक्टिविटीज. आपको बहुत से इस टाइम पे एक्टिविटीज के ऑप्शन नहीं है. जैसे अभी पीछे खोले तो मोस्टली पेरेंट्स ने क्या करा था, बच्चों को स्पोर्ट्स में स्विमिंग में या फिर किसी ना किसी को करिकुलर एक्टिविटी में लगा दिया था. बट अगेन सिंस थिंग्स आर स्टार्टेड टू शट डाउन, तो अब आपके घर पे ही यू हैव टू मैनेज सम एंटरटेनिंग एक्टिविटीज, जहाँ पे आप अपना ध्यान लगा सके, अपने बच्चे को वहां पे आप इन्वॉल्व कर सके. देन कनेक्ट विद अदर्स, टॉक विद अदर्स, एंड आई वुड से कनेक्ट विद योर ओन फैमिली. हम एक ही घर में बैठ के 4 लोग बात नहीं करते, बट वी वांट टू गो आउट एंड टॉक टू एवरीबडी इन द वर्ल्ड. सो कनेक्ट एंड स्पेंड क्वालिटी टाइम विद योर फैमिली. एंड अपनी फैमिली के साथ एंगेज योरसेल्फ. अगर आप 4 लोग हैं, सो यू कैन प्ले गेम्स या फिर यू कैन डू सम एक्टिविटी टुगेदर. फॉर एग्जाम्पल, आज हमने डिसाइड करा आज हम गाड़ी धोएंगे, ठीक है, या फिर हमने करा कि 2 people विल वॉश द कार, या फिर 2 people विल फोकस ऑन द गार्डनिंग और क्लीनिंग द हाउस, द अदर 2 विल गेट एंगेज इन किचन एंड मेक समथिंग वेरी टेस्टी. सो डिवाइड एंड डू अ ग्रुप एक्टिविटी, डू अ फैमिली एक्टिविटी. देन ट्राइड ऑफ हेल्थ. जब हम स्ट्रेस और एंजाइटी की बात करते हैं, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो इसका सॉल्यूशन है वो यही है कि ईट, स्लीप एंड एक्सरसाइज. आपका हमारा खाना पीना, सोना और फिजिकल एक्टिविटी, जैसे मैंने लास्ट स्लाइड में भी बोला था. अब बच्चों में स्ट्रेस एंड एंजाइटी क्यों आ रही है, बहुत लोगों को पता नहीं चलता कि कहाँ से आ रही है. ऐसा तो कुछ है ही नहीं. जो हम खा रहे हैं उसका हमारी मेंटल हेल्थ पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है. अब जैसे बच्चों ने बहुत ज्यादा जंक फूड खाना स्टार्ट कर दिया, तो जो हमारे केमिकल्स है इन आवर बॉडी, जो हमारे सॉल्ट्स हैं बॉडी में, पोटेशियम, मैग्नीशियम, देन वी हैव क्लोराइड्स एंड एवरीथिंग, वो जो है वो वेरी करने स्टार्ट कर देते हैं. वो जब वेरी करने स्टार्ट करते हैं, तो हमारा ब्रेन जो है वो ऊपर जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है वो ऊपर नीचे होने स्टार्ट हो जाते हैं. उसकी वजह से भी स्ट्रेस एंड एंजाइटी कॉज होता है. So we have to understand the importance of nutrition and healthy food, क्योंकि इससे मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स में कंट्रीब्यूशन होती है. एंड देन स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब जिसका वर्क फ्रॉम होम है वो रात के 2-2 बजे तक सो ही नहीं रहा है. सो यू हैव, दैट इज वाई सेटिंग अप अ रूटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप रात को टाइमली सो, गिव द चाइल्ड 8 hours ऑफ स्लीप. वो हेल्थ अच्छे से सो रहा है तो ही विल वेक अप फ्रेश एंड बहुत सी प्रॉब्लम्स उसकी सॉल्व हो जाएंगी. एंड देन फिजिकल एक्टिविटी. बहुत से लोग कहते हैं नहीं वी डोंट हैव टाइम, बच्चे के तो उठ के जाते हैं, नहीं तो मोबाइल पे लगे रहते. बट यू हैव टू डू इट फॉर द चाइल्ड. आप उसका टेक्नोलॉजी लिमिट करोगे तो ही विल गो आउट, वो एंगेज होगा, एंड यू योरसेल्फ गेट एंगेज विद द किड. तभी वो मोबाइल से निकल के आएगा एंड फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वो ओबेसिटी वाली प्रॉब्लम जो है वो भी कम हो जाएगी. एंड सेकेंडली स्ट्रेस एंड एंजाइटी आर वेरी क्योरेबल इन आउट इन द नेचर. मैं
आप सिर्फ बाहर एक वॉक के लिए भी चले जाइए और यू नो जस्ट गो टू योर रूफटॉप, सिट ऑन द रूफटॉप और जस्ट कीप स्टॉलिंग देयर ओनली। वो जो फ्रेश एयर जाती है वो भी हमें बहुत ज्यादा काम करती है एंड गिव्स अस अ पीस ऑफ माइंड। फिर एंजाइटी मैनेजमेंट, अगर बच्चे यू नो आपको लग रहा है बच्चा घबरा रहा है या परेशान हो रहा है, तो सबसे पहले ट्राई टू डिस्ट्रैक्ट देमसेल्फ, ठीक है। तो इसमें दो चीजें होती हैं, सबसे पहले होती है ग्राउंडिंग टेक्निक। ग्राउंडिंग टेक्निक मतलब हमारी बॉडी में वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स, ठीक है। तो उन्हीं सेंस ऑर्गन्स को हमें यूज करके वी हैव टू डिस्ट्रैक्ट देम और काम माइंड। जैसे कि 5 things that I can see around myself, 4 things that 5 things that I can see around myself, 4 things that I can touch around, 3 things that I can feel, 2 things that I can smell, right? तो सारी सेंस ऑर्गन्स को 1 thing that I can taste. So 5 4 3 2 1, 5 सेंस ऑर्गन्स है। तो आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करोगे, थोड़ा सोचोगे, तो थोड़ा सा यू ट्राई टू काम डाउन। देन बॉडी स्कैन, अब बहुत सी एप्लीकेशंस भी है। देन आई वुड से प्लीज कोई आप ऑनलाइन वो मत करिए, बट रादर ट्राई टू फोकस ऑन योरसेल्फ। जैसे कि रिलैक्सेशन टेक्निक्स होते हैं, जैसे बॉडी स्कैन है। बॉडी स्कैन में क्या हो रहा है कि यू हैव टू फोकस ऑन योर एंटायर बॉडी, कि अब जैसे जो एयर है वो आपके हेड हेड पे है, यू कैन फील सम प्रेशर हियर, यू फील सम प्रेशर, नाउ ट्राई टू रिलैक्स। सो अपने बॉडी को टॉप टू बॉटम स्कैन करना, अगेन इट हेल्प्स यू रिलैक्स योर माइंड। देन ब्रीदिंग एक्सरसाइजिंग, इसमें क्या होता है, बहुत से जो है हम मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन है से उनकी जो ब्रीदिंग हैबिट्स है वो बहुत ज्यादा गलत होती है। गलत क्यों? जैसे कि लाइक वी आर, इफ आई आस्क यू के फोकस ऑन योर ब्रीदिंग, तो आप क्या कर रहे हो? व्हेन यू इनहेल, तो आप क्या होता है, आपका स्टमक जो है वो स्क्वीज हो जाता है, जबकि वो गलत है। कैसे? जब आप इनहेल कर रहे हो तो मतलब एयर जो है, ऑक्सीजन जो है वो आपके अंदर जा रही है। तो आप सिमिलर इमेजिन करो, सिमिलर सिचुएशन, जब हमारी बॉडी में एयर जा रही है, ठीक है, तो हमने एक बलून लिया, बलून में हम ब्लो कर रहे हैं, तो बलून के अंदर भी एयर जा रही है। जब हम बलून के अंदर एयर ब्लो करते हैं, बलून क्या करता है? इन्फ्लेट करता है, ठीक है, इन्फ्लेट कर रहा है ऑब्वियसली क्योंकि हवा अंदर जा रही है। पर जब हम ब्रीथ कर रहे हैं तो हमारा जो टमी है वो स्क्वीज हो रहा है, मतलब हम गलत तरीके से सांस ले रहे हैं। सो फोकस ऑन योर ब्रीथिंग। जब आप इनहेल कर रहे हो, आपका स्टमक जो है वो एक्सपैंड करना चाहिए, फूलना चाहिए, और जब आप एक्सहेल कर रहे हो तो आपका टमी है तब स्क्वीज करना चाहिए। सो फोकस ऑन योर ब्रीदिंग। सो इसके लिए 5 फिंगर ब्रीदिंग होती है, वेयर आपको अपने थंब से स्टार्ट कर दो, ब्रीद इन, जब तक आप यहां से यहां पहुंच रहे यू हैव टू होल्ड योर ब्रेथ, फिर ब्रीथ आउट, फिर एकदम से जब तक आप यहां तक पहुंच रहे हो ब्रीथ इन देन ब्रीथ आउट। सो ये 5 फिंगर जो है तब करना है। सो यू कैन डू इट ट्वाइस और यू कैन डू इट थ्राइस एज मच एज यू वांट, बट आई वुड से खुद भी करें और बच्चों को भी करवाएं। ये जो प्रैक्टिकल वो है ये सबके लिए, इट इज नॉट कि सिर्फ बच्चों के लिए या बड़ों के लिए, ये सबके लिए ही है, राइट। अब फिजिकल, उसमें जैसे मैंने बोला था आउट इन द नेचर हमारी स्ट्रेस एंजाइटी बहुत ज्यादा मैनेज अच्छे से होती है। सो यू रन अराउंड के बच्चों को लेके टेक अ राउंड ऑफ द ग्राउंड, मे बी 5 times 2 times 3 times. Cosmetic Let's yoga. start twice. Yoga stretching. Then doing jumping yoga jacks. Yeah, yourself. So अब ये है एक काम बॉक्स है, ठीक है, आपने एक ऐसा बॉक्स बना लिया।
आपने एक ऐसा बॉक्स माना है जिसको हम बोलते हैं टेक अ ब्रेक टू फील काम। जब आपको लग रहा है बच्चा बहुत पैनिक कर रहा है, स्ट्रेस है या एंजाइटी में है, तो हम उसमें हमने छोटी छोटी चिट्स बना के डाल ली कि गो आउट, टेक अ ब्रीदर और एक 5 राउंड्स लगा कर आओ, मे बी घर के या फिर छत के या वेर एवर ही कैन गो। सो ऐसी ऐसी छोटी छोटी चिट्स बना के जो हमें काम करती है, हमने इस बॉक्स में डाल दी। सो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे और भी वो करी है, ठीक है। टीप 5 डीप ब्रेथ्स, अगेन आप हैंड वाला कर सकते हो, 5 फिंगर वाला कर सकते हो, ठीक है। लिसन टू अ रिलैक्सेशन ऑडियो फॉर 5 मिनट्स, मतलब ये नहीं है आपने फोन में लगना है, यू कैन कनेक्ट इट टू द स्पीकर एंड यू कैन काम योरसेल्फ डाउन। प्ले विद अ फिजिट टॉय फॉर 5 मिनट्स और एनीथिंग, एनी टॉय। सो वी कैन पुट इन चिट्स लाइक दिस, ठीक है। जो भी वो चिट बाहर आएगी तो यू कैन डू दैट, और अगर आप यू आर इंटेंडेड कि मुझे यही करना है तो यू कैन डू दैट एज वेल। सो लेट्स क्रिएट अ काम बॉक्स एंड वी कैन कीप इट, प्लेस इट नियर द डाइनिंग टेबल और द लॉबी एरिया। सो जो भी ऐसा फील कर रहा है, सो दे कैन टेक आउट द चिट एंड डू दैट एक्टिविटी टुगेदर और इंडिविजुअली एज यू वांटेड। सो आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी फॉर फैमिली, फॉर पेरेंट्स। आप करोगे तो बच्चा आपसे सीखेगा। अगर बच्चा नहीं भी कर रहा, टैंट्रम थ्रो कर रहा है, वो किसी और को करता हुआ देखेगा तो डेफिनेटली ही विल फॉलो दिस। बट अंडरस्टैंड दिस कि जैसे हमारा जो थॉट है, ठीक है, थॉट से हम वैसा फील करते हैं, वैसा फील करके हमारी बॉडी वैसा फील करती है, उसके बाद हमारे एक्शंस वैसे होते हैं। सो जस्ट फॉर एन एग्जांपल, अगर आपका बच्चा जो है वो रात के अंधेरे से डरता है, ठीक है, तो उसको क्या लगता है, उसके दिमाग में होता है कोई आ जाएगा, मेरे को कोई पीछे से उठा लेगा, या मुझे कोई पीछे से पकड़ लेगा, कोई मेरे को हार्म कर देगा, मुझे मार देगा। तो उसके दिमाग में ऐसे थॉट्स आ रहे हैं, उसकी वजह से वो क्या फील करता है, उसको डर लगता है कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मेरे को अंधेरे में जाना ही नहीं है। दे विल फील एंग्शियस। उससे क्या होगा, थॉट जो है, थॉट से उसकी फीलिंग आई, फीलिंग से जो है हमारी बॉडी जो है उसको रिएक्शन देगी उस थॉट और फीलिंग को, और बॉडी में क्या रिएक्शन होगा, एकदम से उसका हार्ट बीट तेज हो जाएगी, वो कांपना शुरू कर देगा, या फिर उनको पसीने आने शुरू हो जाएंगे या समथिंग। सो फिर एक्शन क्या होगा, एक्शन या तो ये होगा, या तो दे विल फाइट, जैसे हमने शुरू की स्लाइड्स में बात करी थी, इधर दे विल फाइट इट और दे विल फ्लाइट द सिचुएशन, ठीक है। सो उनका एक्शन क्या होगा कि एक ये हो सकता है मैं कभी अंधेरे में जाऊंगा ही नहीं, सेकेंड कि मेरे को कोई ना कोई चाहिए, मैं कभी अंधेरे वाले कमरे में जाऊंगा, थर्ड कि कभी अंधेरा रखना ही नहीं है, ऑलवेज कीप द लाइट्स ऑन। सो थॉट पे असर आता है। बट जो मैं यहाँ कहने की कोशिश ये कर रही हूँ कि हम जो सोचते हैं, जो हम फील करते हैं, उसका हमारे दिल, दिमाग, हमारी बॉडी पे पूरा पूरा असर पड़ता है। वो बहुत ज्यादा एडिक्टिव हो जाएंगे, दे विल लुक अप टू यू एवरी सिंगल टाइम, वो अपना कोई डिसीजन ही नहीं ले पाएंगे, एंड रादर दे वुड डिपेंड अपॉन यू। सो प्लीज बहुत ज्यादा रीएश्योरेंस मत दीजिए अपने बच्चों को, रादर देन यू कैन एम्पथाइज विद देयर फीलिंग्स, टॉक अबाउट इट, देन प्रोवाइडिंग चिल्ड्रन विद ऑल द आंसर्स। बहुत से बच्चे होते हैं क्वेश्चन पे क्वेश्चन, क्वेश्चन पे क्वेश्चन, क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछते हैं, एंड एट सम पॉइंट वी डोंट हैव आंसर्स टू देयर क्वेश्चंस। सो इंस्टेड ऑफ आंसरिंग देयर ऑल देयर क्वेश्चंस, start questioning themselves so that वो अपना थोड़ा दिमाग लगाएं and they are able to come to some kind of conclusion कि अगर आपने ऐसा पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो एटलीस्ट वो थोड़ा दिमाग दौड़ाएगा, फिर किसी आंसर पे आएगा। चाहे मिनट बिफोर यू कैन डू इट अगेन, जैसे इस वेव में भी कि हमने फर्स्ट 2 वेव सर्वाइव करी हैं, फर्स्ट 2 वेव्स में वी हैव डेल्ट इट वेरी स्ट्रांगली, हम फिर से कर सकते हैं। देन यू हैव टू मोटिवेट देम, ठीक है। मोटिवेट कैसे आप कर सकते हैं, आप उनको रीइंफोर्स कर सकते हो, जहां पे जैसे मैम कह रहे थे कि छोटी सी बच्चे ने अगर एफर्ट डाला है, उसको भी आप अप्रिशिएट करो। सो मोटिवेट देम एंड डू इट एज अ फैमिली। ये नहीं है कि सिर्फ मदर कर रही है या सिर्फ फादर कर रहे हैं, रादर डू इट एज अ फैमिली, उसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट रहेगा। In the end, I would just say कि we all are unique. We all are individuals. बहुत यूनिक, हर कोई अपने में यूनिक है, एंड सिमिलरली एवरी चाइल्ड इज यूनिक। हर बच्चा डिफरेंट है। सो डोंट कंपेयर योर चाइल्ड विद एनीवन के वो कर सकता है तो तू क्यों नहीं कर सकता। डेवलप देयर एबिलिटी इन देयर
ओन द पोटेंशियल मैनर। जितना, जैसे मैम ने कहा था, एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा मत रखिए बच्चों से, उतनी ही रखिए जितना बच्चे कर सकता है। यू नो योर चाइल्ड बेस्ट एंड व्हाट मे वर्क फॉर देम। आप अपने बच्चे को अच्छे से जानते हो, सो उसके अकॉर्डिंग आप उनसे एक्सपेक्ट करिए और उसके अकॉर्डिंग आप काम करिए कि वो कितना कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच।